तो यहाँ से कर रहे हैं हमने, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ कोलिजन तो डिस्कस कर लिया था, उसके आगे आज कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और बहुत मतलब अच्छे क्वेश्चंस करेंगे ताकि इसका थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए हमको। तो पहले मैं इनइलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर इलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चन कराएंगे और फिर जनरल वाले, तीनों कैटेगरीज के कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग डिस्कस। तो परफेक्टली इनइलास्टिक में एज अ रिवीजन आपको याद दिला दें कि लीनियर मोमेंटम तो आप कंजर्व करते हो परफेक्टली इनइलास्टिक में, जहां दोनों बॉडीज एक दूसरे से कंबाइंड हो जाती हैं और एक कॉमन वेलोसिटी से चलती है, और काइनेटिक एनर्जी इसमें लॉस हो जाती है, मतलब वो डिफॉर्मेशन में चली जाती है। तो सिर्फ मोमेंटम ही कंजर्व कराते हैं, एनर्जी कंजर्व नहीं कराते हैं इनइलास्टिक कोलिजन में। इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, देखो आप, पहला ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन जैसे कह रहे हैं कि एक बुलेट है, फिगर में आप देखो तो बुलेट एक एम मास की बुलेट है। लेफ्ट साइड पर क्वेश्चन में लिखा भी है बुलेट ऑफ मास एम इज फायर्ड इनटू द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम, और कैपिटल एम इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, और वो भी कहाँ पर रेस्ट पे है, तो एट द एज ऑफ अ फ्रिक्शनलेस टेबल ऑफ हाइट एच। ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं क्वेश्चंस में, जो इन्फॉर्मेशन होती हैं। कैपिटल एम इनिशियली रेस्ट पर, फ्रिक्शनलेस टेबल होना, ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और बुलेट को फायर किया गया है विद सर्टेन वेलोसिटी। ओके, उसके बाद कह रहे थे बुलेट रिमेन्स इन द ब्लॉक। अब इस लाइन का क्या मतलब हो गया यार, बुलेट रिमेन्स इन द ब्लॉक, है ना। इस लाइन का मतलब देखें अगर, बुल है जी बच्चे लोग, बुलेट रिमेन्स इन द ब्लॉक का मतलब ये किस टाइप का कोलिजन हुआ। इनइलास्टिक। हाँ, यही इनइलास्टिक है कि जहां पर दो ऑब्जेक्ट्स मिल करके एक सिंगल बॉडी बन जाते हैं, उन्हीं को आप इनइलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में डाल देते हो, तो ये भी इनइलास्टिक हुआ। एंड आफ्टर द इम्पैक्ट द ब्लॉक लैंड्स एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द बॉटम ऑफ टेबल, है ना। तो बेसिकली इसमें दो कंसेप्ट मिक्स है, एक आपका मोमेंटम वाला कंसेप्ट हो गया और एक प्रोजेक्टाइल वाला कंसेप्ट हो गया। तो पहले तो आप प्रोजेक्टाइल के कंसेप्ट को फॉलो करो। मतलब क्वेश्चन को आप अगर एनालाइज करोगे तो इस क्वेश्चन में दो फेजेस है। मतलब क्वेश्चन का फेज वन जो है वो कोलिजन को लेकर के है, इनइलास्टिक कोलिजन को। और थोड़ा सा बच्चे लोग आप लोग ये भी समझने की कोशिश करना कि प्रॉब्लम को एनालाइज कैसे किया जाता है और प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है मेरे को। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते जाओ। क्वेश्चन के फेज वन में कोलिजन है, और उसके बाद क्वेश्चन का जो फेज टू आ रहा है उसके अंदर कंबाइंड बॉडी जो है वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ पर जा रही है, काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट। तो ये दो कंसेप्ट्स को मिक्स किया गया है, और आपको पता है कि भाई जेईई के एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जहां पर मिक्स हो जाते हैं कंसेप्ट्स। तो आज उन्हीं की प्रैक्टिस कराऊंगा एक्चुअली। मतलब जो मिक्स कंसेप्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले लास्ट क्लास में कर लिए थे, थोड़े से इस तरह के। तो पहले कोलिजन वाले कंसेप्ट में ना आप ये निकालो कि वेलोसिटी क्या आएगी इसकी, मतलब वेलोसिटी कोलिजन के बाद कितनी आएगी अगर निकालने को दिया जाए। तो वो आप मोमेंटम कंजर्वेशन से लगाओगे, मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करो। कोलिजन से पहले का मोमेंटम, है ना, कोलिजन से पहले का मोमेंटम तो मास। अब बुलेट की वेलोसिटी दी नहीं गई है, इनफैक्ट वही पूछी गई है, तो उसको वी आई मान लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। तो मास इंटू वी इनिशियल, इनिशियल मोमेंटम, और कैपिटल एम इनिशियली रेस्ट पे था, जीरो मोमेंटम। इसके बाद इसको कंजर्व करने के लिए इक्वल टू दोनों का कंबाइंड मास कर देंगे, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी आफ्टर वाली। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से पहले आप बाद वाली वेलोसिटी निकाल लो कि कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी आएगी इसमें। अब उसके बाद ये कंबाइंड बॉडी, कोलिजन के बाद ये कंबाइंड बॉडी जिसका मास कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम हुआ, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करके नीचे आ रहा है फ्रॉम द हाइट स्मॉल एच। और इसकी वेलोसिटी आप कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी ले लें, वी आफ्टर वाली। तो प्रोजेक्टाइल वाला कंसेप्ट फॉलो कर दो। अब यहाँ पर प्रोजेक्टाइल वाले कंसेप्ट में इसका वर्टिकल डायमेंशन अगर चेक करें, प्रोजेक्टाइल में आपको पता है कि मोशन इन टू डायमेंशन है, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलग अलग इक्वेशंस बनाते हो आप। तो वर्टिकल में क्या हो रहा है और हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है इसकी इक्वेशन बनाओ। वर्टिकली ये कंबाइंड बॉडी एच डिस्टेंस नीचे आई है, तो डिस्प्लेसमेंट एच विल बी इक्वल टू द वर्टिकल हाफ जी टी स्क्वायर, एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये बॉडी डी डिस्टेंस आगे जा रही है। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डी होता है उसके लिए आप करते हो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और ये शायद प्रोजेक्टाइल का आपको कंसेप्ट याद होगा कि हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सेलरेशन कंसिडर नहीं करते हम लोग। प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती, क्योंकि जो भी एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से होती है। ठीक है बच्चे, ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपको, ये दोनों, है ना। इन दोनों से मतलब क्या करोगे, टाइम को एलिमिनेट कर दो। इन दोनों से टाइम को एलिमिनेट कर देंगे तो टाइम एलिमिनेट करके आपका एच की वैल्यू बन जाएगी g/2 और डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी आफ्टर का स्क्वायर, और वी आफ्टर की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर।
तो m इंटू वी आई डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M इसका स्क्वायर, और यहाँ से वी आई निकालना है आपको। तो अब इसको सॉल्व करके वी आई की वैल्यू निकाल दीजिए, फाइनली क्या आएगी। ठीक है, क्लियर हुआ कंसेप्ट आपका ये? यस सर। है ना? कोई दिक्कत हो बताना, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन आज ज्यादा हैं एक्चुअली, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है बिकॉज चैप्टर। हाँ जी सर। हाँ सर इन इलास्टिक है तो एनर्जी नहीं कंजर्व करेंगे ना? नहीं, कहाँ कराई एनर्जी कंजर्व? फेज 1 जो कोलिजन वाला फेज है उसमें एनर्जी कंजर्वेशन लिया ही नहीं है, मोमेंटम कंजर्वेशन किया है। हाँ सर बस यही पूछा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिमिलर क्वेश्चन ये भी है, इसमें भी एक बुलेट है। सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये बुलेट जाकर के कैपिटल M मास में स्ट्राइक करेगी, और कैपिटल M एक टेबल पर रखा है, जिस टेबल में थोड़ा सा गैप है जिसकी वजह से ये बुलेट स्ट्राइक करेगी इसको। इसमें भी कैपिटल M रेस्ट पे है, कैपिटल M की इनिशियल वेलोसिटी 0, और बुलेट का मास स्मॉल m दे रखा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी vi दे रखी है। एंड सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है कि ये बुलेट इसमें जाकर के स्टक कर जाती है, बुलेट बाहर नहीं आती है, और ये पूरा कंबाइंड सिस्टम एक मैक्सिमम हाइट h तक जा रहा है। तो फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। सिमिलर टाइप ही है ये भी। सिमिलर टाइप हुआ कि पहले आप इसमें कोलिजन का कंसेप्ट लगाओ, फेज 1 इसमें भी कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन के बाद आप क्या करोगे ना, पहले वेलोसिटी निकालो कि जब ये दोनों बॉडीज कंबाइंड हो जाएंगी तो कंबाइंड बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड बॉडी जस्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के तुरंत बाद। तो ये निकाल सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड बॉडी जस्ट आफ्टर कोलिजन। सिमिलरली मोमेंटम कंजर्व करके मास इनटू बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल मास। थोड़े से स्टेप मैं डायरेक्ट करूंगा, तो अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो तो बता देना इसमें विदाउट हेजिटेशन। ये पहला स्टेप क्लियर हो गया आपका कि कंबाइंड बॉडी की वेलोसिटी कैसे निकाली है? ठीक है, चलो श्रुति ओझा अपना माइक म्यूट कर लो बच्चा, और सिद्धांत गुप्ता, ये आप लोग के साइड से डिस्टरबेंस आ रही है। सो वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड बॉडी जस्ट आफ्टर कोलिजन निकाल लिया हमने। उसके बाद फेज 2, फेज 2 यहाँ पर फिर से एक बार ये भी एक तरीके से काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट लगाना है आपको, कि काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट में कि जो कंबाइंड बॉडी है वो मैक्सिमम h हाइट तक जा रही है। तो कंबाइंड बॉडी की वेलोसिटी हमको मालूम चल गई, कंबाइंड बॉडी की वेलोसिटी है m इंटू वी आई डिवाइडेड बाई m प्लस कैपिटल M, इसको एज ए इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए। और इस इनिशियल वेलोसिटी के बाद अगर ये बॉडी मैक्सिमम h हाइट तक जा रही है क्वेश्चन के हिसाब से, तो हमको बेसिकली सिंपल सा काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगा सकते हो कि जो मैक्सिमम हाइट होगी वो इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू टाइम्स ऑफ कैपिटल G, u स्क्वायर अपॉन 2g, स्ट्रेट वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी की मैक्सिमम हाइट। वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी की मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यही है, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। सो यहाँ से भी vi निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मूव करो। अब ये थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा वर्ड्स लिखे गए हैं देखो। हालांकि ये क्वेश्चन में जो नाम वाम लिखे गए हैं उस पर मत जाए, ठीक है, बट क्वेश्चन को समझो पहले क्या कह रहे हैं। एक जॉर्ज की बात कर रहे हैं, ऑफ द जंगल विथ अ मास m swings on a light vine hanging from a stationary tree branch। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो आप थोड़ा सा क्या है सिचुएशन को, मतलब मैं चाहूंगा कि इसका फिगर आप अपने हिसाब से इमेजिन करो, क्योंकि फिजिक्स में एक ये भी प्रॉब्लम आती है मैकेनिक्स में कि अगर क्वेश्चन में फिगर है फिर तो आप विजुअलाइज कर लेते हो, लेकिन अगर फिगर नहीं है तो प्रॉब्लम होती है। तो क्वेश्चन को पढ़ो, ट्राई करो इसका फिगर कैसा बन रहा होगा, क्योंकि फिगर जब सामने होगी तो क्वेश्चन को सोचना आसान रहता है आपके लिए, स्टेप इसको स्टार्ट करना इजी होता है हमेशा। तो देखो क्या बन रहा है इसमें, है ना, कुछ ट्राई करो अगर आपसे फिगर बन जाए तो। ये कंसेप्ट क्या है देखो, जानते हो ये कंसेप्ट ये हो गया ना, यहाँ पर पेंडुलम जैसा कंसेप्ट हुआ, बिल्कुल सही बोला आपने कि पेंडुलम जैसा ही कंसेप्ट होगा। इसमें क्या हो रहा है कि जस्ट लाइक पेंडुलम, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हो गए अपोजिट डायरेक्शंस में, मतलब एक कॉमन पॉइंट से दो पेंडुलम सस्पेंडेड है। मतलब इसी क्वेश्चन को अगर मैं डिफरेंट तरीके से दिखाऊं डायग्राम के फॉर्म में, तो ये इस तरीके से है कि एक पेंडुलम से इधर की तरफ एक स्मॉल m मास कनेक्टेड है, और दूसरे साइड पर एक कैपिटल M मास कनेक्टेड है, और दोनों L लेंथ के पेंडुलम की तरीके से स्विंग करते हैं। तो ये वाला पेंडुलम भी वर्टिकली नीचे आएगा स्विंग करके, दूसरे साइड से ये वाला पेंडुलम भी वर्टिकली नीचे आएगा, ये भी स्विंग करके नीचे आएगा।
और जब ये दोनों बिल्कुल बॉटम पॉइंट पर आ जाएंगे, दोनों ही पेंडुलम अपने अपने बॉटम पॉइंट्स पर जब आ जाएंगे, तो वहां पर आप इसकी वेलोसिटी देख लो क्या बनेगी। मतलब सिचुएशन जस्ट बिफोर कोलिजन, जेबीसी विच इज जस्ट बिफोर द कोलिजन। तो ये वाला पोर्शन पहले करेंगे। ये आपका फेज 1 हुआ। इसमें पहला फेज क्या हुआ, पहले फेज के अंदर आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हो। तो फर्स्ट फेज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, क्योंकि अभी कोलिजन नहीं हुआ है। कोलिजन नहीं हुआ है मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के और कोलिजन होने से जस्ट पहले तक का पहला फेज आप ये कंसिडर कर रहे हो, स्टार्ट से लेकर के एंड टिल द मोमेंट इट इज जस्ट बिफोर द कोलिजन, इतने पोर्शन में। तो इतने पोर्शन में बॉडी ग्रेविटी के अंडर मूव कर रही है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं दोनों बॉडीज के लिए, और एनर्जी कंजर्व करके ये पता लगा सकते हो कि बॉटम पॉइंट पर क्या वेलोसिटी आएगी। तो अगर आपको हाँ इधर लेफ्ट साइड पर v वेलोसिटी आएगी और राइट साइड पर v वेलोसिटी आएगी, दोनों को v1 और v2 मान लेते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, और जब वो कंजर्वेशन आप लगाओगे तो v1 और v2 की वैल्यूज बराबर आएंगी और रूट ऑफ 2gl आएगा। इस स्टेप को करने की जरूरत है या हो जाएगा आपका पहला वाला फेज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, है ना? ठीक है। अब आपका फेज 2 आएगा, मतलब क्वेश्चन को स्लोली ब्रेक करते हुए चलो। फेज 2, ये फेज है कोलिजन वाला, दोनों बॉडी आपस में कोलाइड हुई। अब क्वेश्चन में जब वो कोलाइड हुए तो किस टाइप का कोलिजन है वो, तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि ईच इज अफ्रेड दैट द वन वाइन विल ब्रेक, सो दे ग्रैब ईच अदर एंड हैंग ऑन। ग्रैब ईच अदर एंड हैंग ऑन मतलब कि दोनों एक दूसरे को पकड़ करके झूल गए। तो ये किस टाइप का कोलिजन हो गया, दोनों मासेस एक दूसरे के साथ स्टिक कर गए, इलास्टिक। ये भी इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। तो हमेशा कोलिजन का टाइप आइडेंटिफाई कर लो न्यूमेरिकल के अंदर, उसकी लैंग्वेज को पढ़ करके कि कैसा कोलिजन हो रहा है। तो ये एक इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। तो क्योंकि ये इनइलास्टिक कोलिजन है, तो इसमें अब सेकंड वाले फेज में, यानी कि जो कोलिजन हो रहा होगा इस समय एनर्जी लॉस हो जाएगी, बट मोमेंटम कंजर्व होगा। तो हम क्या करेंगे, वी निकालेंगे जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो वी जस्ट आफ्टर कोलिजन में आप नोटिस करो कितना मोमेंटम है। तो लेफ्ट साइड पर मास स्मॉल एम है और राइट साइड पर मास कैपिटल एम। अगर आप राइट साइड और लेफ्ट साइड के हिसाब से राइट साइड को पॉजिटिव मानते हो और लेफ्ट साइड को नेगेटिव कन्वेंशन मान लेते हैं, तो मोमेंटम जो है हमारे पास स्मॉल एम है v1 पॉजिटिव मोमेंटम और कैपिटल एम है v2 नेगेटिव मोमेंटम। दिस इज टोटल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मोमेंटम अपॉन टोटल मास कर लो और v1 v2 की वैल्यू √2gl पुट कर देंगे यहाँ पर। ये वेलोसिटी आ जाएगी जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब इसके बाद तीसरा फेज आएगा इसका, थर्ड फेज। वो होगा जस्ट आफ्टर कोलिजन से लेकर के एंटिल, वो कह रहे हैं कि 35 डिग्री तक गए हैं वो। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो हो सकता है उनका, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर एक अलग सा फिगर दिखा दे रहे हैं आपको कि अब ये दोनों बॉडीज कंबाइंड हो चुकी हैं, और कंबाइंड होने के बाद एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम है और जिसकी वेलोसिटी जो लेंगे आप, यहाँ पर जो वेलोसिटी दिखाएंगे वो जस्ट आफ्टर कोलिजन जो कैलकुलेट की गई है वो वेलोसिटी, क्योंकि वहीं से स्टार्ट करना है। और उसके बाद ये 35 डिग्री के एंगल तक वापस स्विंग कर रहे हैं फिर से। तो ये 35 डिग्री के एंगल तक स्विंग कर रहे हैं, मतलब फिर से एक पेंडुलम का मोशन हो रहा है यहाँ पर। फिलहाल मैं इसको थीटा के फॉर्म में लिखूंगा, थीटा है ये। तो अब आप इस वाले फेज में कोलिजन होने के बाद जस्ट आफ्टर कोलिजन से और फिर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तक फिर यहाँ पर एनर्जी कंजर्व कराओगे, वापस यहाँ एनर्जी कंजर्व कराएंगे। और अब एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन क्या बनेगी, तो अब आप एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन वाली देखो कि कोलिजन के जस्ट बाद में कितनी एनर्जी है। तो कोलिजन के जस्ट बाद में इन दोनों मासेस के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, वो लिखोगे आप हाफ स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, और जो वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन निकाली गई है उसका स्क्वायर। तो वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन लेफ्ट साइड पर निकाला गया है, स्क्रीन की लेफ्ट साइड पर लिखा है एम v1 माइनस कैपिटल एम है v2 डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, इसका स्क्वायर करेंगे। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन थीटा पर, थीटा अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो गया तो यहाँ पर ये बॉडीज स्टॉप हो जाएंगी। तो ये जो हाइट होती है, ये हाइट पेंडुलम में कई बार कैलकुलेट की जा चुकी है। ये हाइट मिलती है आपको मतलब यहाँ पर m प्लस कैपिटल M टोटल मास इंटू जी इंटू ये हाइट। और ये हाइट रिप्लेस कर सकते हो, आपको याद होगा कि ये हाइट जो आती है वो L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो आगे हो जाएगा क्वेश्चन इसमें, या अभी कुछ और इसको और कंप्लीटली सॉल्व करने की जरूरत है? तीनों स्टेप्स अगर समझ में आ गए हो तो इट मींस कि यहीं पर छोड़ दें क्वेश्चन को या फिर फाइनल आंसर तक जाएं? हो जाएगा सर। हो जाएगा।
एच की वैल्यू लानी है तुमको, ये एच की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करनी है। थीटा 35 डिग्री है, उसको काट देते हैं, उसकी जगह सिंपल एंगल दे देते हैं। चलिए थीटा को 60 डिग्री एंगल मान लेते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाइड हो जाएगा ये। तो थीटा 60 डिग्री कर लेना और उसके बाद रेशियो फाइंड करना है स्मॉल एम और कैपिटल एम का, वो आ जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट सेम कंसेप्ट ये है बैलिस्टिक पेंडुलम का। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ ये बैलिस्टिक पेंडुलम। सिमिलर प्रोसेस है, इसमें भी एक बुलेट है जो कि जाकर के एक ब्लॉक से स्ट्राइक हो रही है। बुलेट का मास m1 दे रखा है, इसकी वेलोसिटी v है। m2 एक ब्लॉक है जो कि रेस्ट पे था पहले, सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। तो ये बुलेट इस ब्लॉक से कोलाइड होती है, बुलेट इस ब्लॉक के अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी, मतलब कि इनइलास्टिक कोलिजन यहाँ पर भी होगा। और उसके बाद जो डॉटेड वाला फिगर है उससे आप देख सकते हो कि बुलेट और ब्लॉक कंबाइंडली एज अ पेंडुलम आगे बढ़ गए, h हाइट तक चले गए। तो इसमें बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, और उसके अलावा कितना लॉस ऑफ एनर्जी है ड्यूरिंग कोलिजन। तो इस प्रॉब्लम को भी दो पार्ट्स में स्प्लिट करो। पहला फेज कोलिजन वाला फेज होगा, फर्स्ट फेज आप कोलिजन का दिखाएं, उसमें क्या होगा, और सेकंड फेज, इस प्रॉब्लम का जो सेकंड फेज है वो एज अ पेंडुलम वाला होगा, मोशन एज अ पेंडुलम। तो अब पहले वाले फेज में, जो कोलिजन वाला फेज है, यहाँ पर तो एनर्जी लॉस होगी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एनर्जी लॉस होगी क्योंकि ये इनइलास्टिक है। लेकिन कोलिजन के बाद जो अगला वाला फेज है, फेज 2 कोलिजन के बाद है, जब वो बॉडी एज अ पेंडुलम चल रही है, वहां पर एनर्जी कंजर्व कराएंगे। तो हम क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं, देखो यहाँ पर पहले आप कोलिजन की वजह से ना इनकी कंबाइंड वेलोसिटी निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, वो फिर से वैसे ही आ जाएगी। वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन आप निकाल सकते हो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन की वैल्यू मिल जाएगी आपको, बुलेट का इनिशियल मोमेंटम m1v डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2, ठीक है। अब फेज 2 जो आएगा, मोशन एज अ पेंडुलम, उसमें एनर्जी कंजर्व कराएंगे। दैट मीन्स की एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन शुड बी इक्वल टू द एनर्जी एट द हाइट ऑफ h। तो एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन काइनेटिक के फॉर्म में लिखोगे, हाफ इनका कंबाइंड मास m1 प्लस m2, और इनकी वेलोसिटी जो जस्ट आफ्टर कोलिजन निकाली गई है उसका स्क्वायर m1v अपॉन m1 प्लस m2 स्क्वायर। और एनर्जी एट द हाइट h में पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिकॉज ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पर ये बॉडी स्टॉप हो चुकी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं यहाँ पर, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखो m1 प्लस m2 इंटू जी इंटू दैट हाइट h। और फिर यहाँ से पूरा सिंप्लीफाई करके आपको v की वैल्यू मिल रही है, तो v की वैल्यू निकाल सकते हो क्या होगी। अब इन्होंने ये पूछा है कि हमारा लॉस कितना हुआ, एनर्जी का लॉस कितना हुआ ड्यूरिंग कोलिजन, क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी लॉस हुई है, तो ये कितना हुआ, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे है कि कितनी एनर्जी लॉस हुई हमारी। तो देखो जब आप ये v निकाल लोगे ना, तो सेकंड पार्ट के लिए, मतलब इस पोर्शन के लिए, लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, तो आप ये चेक करो कि एनर्जी कोलिजन के जस्ट पहले कितनी थी। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो कि एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन माइनस एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट बिफोर कोलिजन की अगर हम बात करें, तो जस्ट बिफोर कोलिजन में एनर्जी कितनी होगी, देखो आप, जस्ट बिफोर कोलिजन में सिर्फ बुलेट का मोशन हो रहा था, तो हाफ m1v स्क्वायर थी। और जस्ट आफ्टर कोलिजन वाली एनर्जी, तो एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन इज ऑल्सो द एनर्जी एट द हाइट h। तो एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन की जगह पर एनर्जी एट हाइट h पुट कर देंगे, यानी कि टोटल मास m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g इंटू h, ये रख दो इसके अंदर। और v की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में सॉल्व की गई है, तो फर्स्ट पार्ट में जो v की वैल्यू सॉल्व की जाएगी वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा तुम्हें, तो जाकर के मालूम चलेगा कि कितना लॉस हुआ है एनर्जी। तो ये 3-4 लगातार क्वेश्चंस मैंने इसीलिए कराए ताकि अब आपके मन में ना इनइलास्टिक कोलिजन्स के कांसेप्ट्स क्लियर हो जाए कि इनइलास्टिक कोलिजन्स में एनर्जी का लॉस होता है। तो ड्यूरिंग कोलिजन एनर्जी कंजर्व नहीं करा सकते, लेकिन कोलिजन से पहले एनर्जी कंजर्व करा सकते हो, कोलिजन के बाद में एनर्जी कंजर्व करा सकते हो। ड्यूरिंग कोलिजन सिर्फ मोमेंटम कंजर्व कराओगे। कोलिजन होने से पहले आप अलग से एनर्जी मतलब उसको फेजेस में डिवाइड कर लो। कोलिजन के पहले क्या हुआ वो एक फेज, कोलिजन में क्या हुआ सेकंड फेज,
और कोलिजन के बाद क्या हुआ, ये तीसरा फेज है। सर हम्म सर एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन जो होगा सर, वो एनर्जी एट एच क्यू होगा, वो तो एक मैक्सिमम हाइट पे होगी ना, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन का तो सर वही इंस्टेंट होगा जब वो नीचे ही होगा तो पूरा ब्लॉक और मास ये सिस्टम। ये एच मैक्सिमम हाइट ही है, ये क्वेश्चन में दिया है, ये मैक्सिमम हाइट ही है इसका। सर जस्ट आफ्टर कोलिजन का मतलब उसी इंस्टेंट पे जब जब बुलेट उसके अंदर गई होगी तो उसकी बात हो रही होगी ना। हाँ, तो सर इंस्टेंटेनियसली एच पे कैसे पहुंच जाएगा? तो वो उस पर नहीं जा रहा, लेकिन आप ये देखो ना कि कोलिजन हम ये भी तो लगा रहे हैं कि कोलिजन के बाद जो भी एनर्जी होगी वही एनर्जी तो कन्वर्ट हो जाएगी एच हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि कोलिजन के बाद तो लॉस हो नहीं रहा कोई। जी सर, ओके समझ गया। नेक्स्ट देखो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने पॉइंट वाइज समरी लिख दी है इसकी कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आप लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व करते हो, मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बनाएंगे। Kinetic energy of system just before the collision is same as the kinetic energy of system just after the collision, यानी कि kinetic energy भी कंजर्व कराओगे। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट चेंजेस, ये लाइन ध्यान देने वाली है, थोड़ा सा कंफ्यूजन में आता है। देखिए, काइनेटिक सेकंड पॉइंट में बात की जा रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम की, तो सिस्टम की तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, मतलब कि m1 की काइनेटिक एनर्जी और m2 की काइनेटिक एनर्जी का टोटल वैल्यू वो कंजर्व होगा। लेकिन इंडिविजुअली अगर पूछोगे तो m1 की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी या फिर m1 का इंडिविजुअल मोमेंटम, ऑब्वियसली वो चेंज हो रहा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी u1 से अगर v1 हो रही है तो अलग अलग ब्लॉक्स का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, अलग अलग ब्लॉक्स की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, लेकिन टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी एज इट इज रहेगी। उसके अलावा आप एक इक्वेशन ये भी बनाते हो कि रिलेटिव स्पीड जस्ट बिफोर द कोलिजन इज सेम एज द रिलेटिव स्पीड जस्ट आफ्टर द कोलिजन, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका मतलब ये भी होता है कि v2 माइनस v1, जहां पर आप इक्वेशन बनाते थे कि v2 माइनस v1, क्योंकि ऑब्वियसली कोलिजन के बाद v2 ज्यादा हो जाएगा और कोलिजन से पहले u1 ज्यादा होगा, तो स्पीड है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि बड़ी वाली स्पीड में से छोटी वाली स्पीड को माइनस करेंगे, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब न्यूमेरिकल्स में, तो जो भी अभी इसके बाद न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इन 4 पॉइंट्स के ऊपर होंगे, इन्हीं 4 पॉइंट्स के ऊपर, और ये तुमको फिर से फायदा करेंगे, एक तरीके से नोट्स भी आपके प्रिपेयर हो गए ना, मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का ये रिवीजन नोट हो गया, यही 4 पॉइंट्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर और आफ्टर कोलिजन कंजर्व कराएंगे, इंडिविजुअल बॉडीज की मोमेंटम और एनर्जी चेंज हो जाती हैं, और रिलेटिव स्पीड जितनी कोलिजन से पहले थी उतनी ही कोलिजन के बाद में भी होगी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो अगर आपका ये क्वेश्चन, एक तो क्विज पहले वाला है, लास्ट क्लास का ही है, तो उसको नहीं डिस्कस करेंगे, इसको भी छोड़ दे रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके पहले हैं। इस पर आइए, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। टू पार्टिकल्स विद द मासेस m and 3m, two particles of the masses m and 3m are moving towards each other along the x-axis with the same initial speed vi। तो उसको फिगर में कन्वर्ट कर लो यार, एक m मास की बॉडी है और एक 3m मास की बॉडी है, दोनों x एक्सिस पे चल रहे हैं इनिशियल स्पीड से, m वाला मास लेफ्ट साइड पर चल रहा है और 3m वाला मास राइट साइड पर चल रहा है। इसका मतलब ये गलत डायग्राम बन गया, ये ऐसे नहीं हो सकता, तो ये कुछ ऐसा होगा, m वाला मास इधर होगा, m वाला मास लेफ्ट साइड चल रहा है यानी ये vi स्पीड है, और 3m वाला मास राइट साइड चल रहा है, इसकी भी vi स्पीड है, मतलब कि ये आमने सामने की टक्कर हो जाएगी, आमने सामने से कोलाइड करेंगे ये, और उसी को हेड ऑन कोलिजन भी कहा जाता है, बिल्कुल आमने सामने आकर के टकरा जाना। और इलास्टिक कोलिजन क्वेश्चन में लिखा जा रहा है, ये इलास्टिक कोलिजन है, इनकी फाइनल स्पीड क्या होगी, तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, मतलब ये चीज आपका जस्ट बिफोर कोलिजन है और जस्ट आफ्टर कोलिजन के बारे में कह रहे क्या होगा। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन में हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि 3m मास की वेलोसिटी v1 हो जाएगी, और जस्ट आफ्टर कोलिजन में मैं ये भी मान के चलता हूँ कि m मास की वेलोसिटी v2 हो जाएगी। ये मेरे एजम्पशंस हैं, मुझे नहीं पता कि स्मॉल m वाली बॉडी कोलिजन के बाद लेफ्ट जाएगी या कोलिजन के बाद राइट जाएगी, नहीं मालूम, तो मैं कोई एक डायरेक्शन मानूंगा उसका, मैं मान के चलता हूँ कि वो राइट साइड जाएगी। सिमिलरली मैं ये मान के चलता हूँ कि 3m वाली बॉडी भी राइट साइड जाएगी। अगर v1 और v2 की पॉजिटिव वैल्यूज मिली
तो ये डायरेक्शन जो मैंने दिखाई है ये सही होंगी, और V1 V2 की नेगेटिव वैल्यू मिली तो इसका मतलब ये डायरेक्शंस गलत दिखाई जा रही है। बाकी इक्वेशंस क्या बनाओगे, तो एक मोमेंटम कंजर्वेशन, कैपिटल P ऑफ सिस्टम कांस्टेंट कराएंगे, तो इस हिसाब से 3m इंटू VI पॉजिटिव राइट साइड का डायरेक्शन। साइन कन्वेंशन और डायरेक्शन का भी ध्यान देना है यार। 3m VI और दूसरी वाली बॉडी -m VI इक्वल टू फाइनली 3m V1 पॉजिटिव साइड पर और m V2 पॉजिटिव साइड पर। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन की। मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व किया है, इसको ध्यान देना है। दूसरा, आप काइनेटिक एनर्जी भी सिस्टम की कंजर्व कराओगे, सेकंड इक्वेशन ये भी बना सकते हो, या फिर आप सेकंड इक्वेशन रिलेटिव स्पीड की भी ले सकते हो। सेकंड इक्वेशन के लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो एनर्जी कंजर्व करा लो या फिर रिलेटिव स्पीड सेम रहती है इस पॉइंट को यूज कर लो। मतलब कि या तो आप नोट्स का या तो आप सेकंड नंबर के पॉइंट से इक्वेशन बना लो या फोर्थ नंबर के पॉइंट से इक्वेशन बना लो। बट मैं फोर्थ वाला इसलिए प्रेफर करता हूँ, लास्ट क्लास में भी कहा था कि ये लीनियर इक्वेशन बनती है, और सेकंड वाले में एनर्जी है तो स्क्वायर वाली इक्वेशन आएंगी, क्वाड्रेटिक आ जाएंगी, तो लीनियर इक्वेशन ज्यादा कंफर्टेबल होती है। तो हम सेकंड इक्वेशन रिलेटिव स्पीड वाली बना रहे हैं, V2 माइनस V1 फाइनल रिलेटिव स्पीड और पहले वाले रिलेटिव स्पीड। अब पहले ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो जब ये एक दूसरे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जब रिलेटिव निकालोगे ना, दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ आ रही हो तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों की स्पीड को ऐड कर देते हैं, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ VI। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसको फाइनली आप सॉल्व कर लीजिए साइमल्टेनियस इक्वेशंस को, V1 की वैल्यू मिल जाएगी और V2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, जस्ट इक्वेशंस कैसे बनाते हैं वो बताया आपको। मूव कर जाए नेक्स्ट पे। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। यस सर। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है कि आपके लिए मैचिंग टाइप का भी मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, है ना। अभी कोशिश ये भी कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा सा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी लाएं, सिंगल करेक्ट, मैचिंग, कंप्रीहेंशन, और धीरे धीरे भी और मतलब पूरा पेपर के फॉर्मेट में आ जाएंगे। ठीक है, कंप्लीटली पेपर के फॉर्मेट के ही प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो इसमें कह रहे हैं स्फीयर ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी v0, और वो हिट करता है दूसरे स्फीयर को जो कि m2 है, वो रेस्ट पे है, और कोलिजन एब्सोल्युटली इलास्टिक है और सेंट्रल मतलब हेड ऑन कोलिजन है ये। और इसके बेसिस पर आपको ना ये मैचिंग्स दिखानी है क्या क्या होंगी। तो m1 वाला मास क्वेश्चन के हिसाब से v0 वेलोसिटी पे चल रहा है और m2 वाला मास स्टेशनरी है, रेस्ट पे है। ये क्वेश्चन कह रहा है, ये सिचुएशन आपकी जस्ट बिफोर कोलिजन है। और कोलिजन के बाद m1 वाले की वेलोसिटी v1 हो गई, u1 एंड u2, और m2 की वेलोसिटी u2। अब आपको ना मैचिंग करनी है इसमें से तीनों केसेस में क्या क्या रिजल्ट्स आएंगे। और पॉजिटिव डायरेक्शन आपको लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ v0, जो ओरिजिनल वेलोसिटी है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव। बनाओ इक्वेशंस, क्या लिखोगे जस्ट आफ्टर कोलिजन और जस्ट बिफोर कोलिजन में। इलास्टिक कोलिजन है, दो इक्वेशंस बनेंगी, एक मोमेंटम कंजर्वेशन की, एक रिलेटिव स्पीड की। तो पहले आप इक्वेशंस बना लेते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन की। तो m1 v0 शुड बी इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। नंबर 1 इक्वेशन ये बन जाएगी। और दूसरी इक्वेशन रिलेटिव स्पीड की, u2 माइनस u1, रिलेटिव स्पीड कोलिजन के बाद वाली और कोलिजन से पहले वाले रिलेटिव स्पीड v0 है। इसको फटाफट सॉल्व करना पड़ेगा आपको ना u1 और u2 के लिए। इनको ना साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद आप बताओ कि इसमें से u1 की क्या एक्सप्रेशन आएगी और u2 की क्या एक्सप्रेशन आएगी। ये सॉल्व करना है आपको, वैल्यू ऑफ u1 एंड वैल्यू ऑफ u2। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर आ जाएगा, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो v1 आ रहा है m1 minus m2 v0 upon m1 plus m2। ये u1 बता रहे ना आप। यस सर। u1, हाँ u1 शायद ये आएगा 2m1 v0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आता है आंसर इसका शायद।
ये U1 की वैल्यू आएगी, चेक कर लेना। सर M1 माइनस M2 आ रही है ऊपर। सर U2 आ रहा है 2m1 B नॉट अपॉन सर U1 आ रहा है M1 माइनस M2 V नॉट अपॉन 2M1। हाँ हाँ, नहीं U1 ये नहीं आएगा, U1 आएगा शायद M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 यस सर। इनटू V नॉट। सिंपली ये आंसर्स आएंगे इसके। अभी आंसर सही है मेरे ख्याल से ये दोनों। जी सर M1 प्लस M2 है जी। ये आंसर सही है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैंने इसलिए पुट किया इन क्वेश्चंस को कि आप लोग क्वेश्चन देख करके डर जाते हो। मतलब जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इसके बाद आप एक काम कर लेना है, इसके बाद आज के लेक्चर के बाद आप जेई के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना प्रीवियस ईयर के, और कहीं से अगर डिफर कर जाए तो मुझे बताना। मतलब एक अंदर से कॉन्फिडेंस लाना होगा, फिर से सिस्टमेटिक चलते रहो, आपका जेई एडवांस तक का भी क्वेश्चन हो जाता है इसी में। अभी इसका आंसर बताओ क्या आएगा। U2 U1 आ गए, अभी आंसर बताओ क्या आएगा। तो एक बार बताओ U2 के बारे में, U2 तो कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। अगर आप ध्यान से देखो तो U2 की जो एक्सप्रेशन है, U2 तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसमें माइनस होने का कोई चांस ही नहीं है। सो U2 इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी सेकंड ऑप्शन। तो इसके बाद आंसर्स कैसे पुट करेंगे जानते हो, इसके मैचिंग्स के आंसर कैसे देंगे। मतलब ऑप्शन पी में क्या आएगा, ऑप्शन क्यू में क्या आएगा और ऑप्शन आर में क्या आएगा। तो सब में एक चीज क्लियर है कि तीनों के अंदर, तीनों में पी वाले में भी सेकंड ऑप्शन आएगा, क्यू वाले में भी सेकंड ऑप्शन आएगा और आर वाले में भी सेकंड ऑप्शन आएगा, क्योंकि U2 हमेशा पॉजिटिव होना है। और एक और बात देखिए, U2 की वैल्यू V0 से ज्यादा होगी या कम होगी। तो मैं इसको ना इंटेंशनली एक काम करने जा रहा हूँ, ये जो 2M1 देख रहे हो उसको मैं उसको ब्रेक कर लेते हैं, इसको M1 प्लस M2 लिख देते हैं। 2M1 को M1 प्लस M1। अभी आप देख लो क्या आंसर आएगा यार। अगर M1 लेस देन M2 है तो ऊपर भी M1 नीचे भी M1, यहाँ पर M2 और ऊपर M1, और ये M1 M2 से छोटा हो गया, यानी कि न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो गई, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा हो गई, यानी U2 की वैल्यू V0 से कम आएगी। तो फॉर M1 लेस देन M2 U2 की वैल्यू लेस देन V0 आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। ये एक तरीके से MC की क्वेश्चंस भी मान सकते हो, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन टाइप का, फिफ्थ ऑप्शन आएगा। Q वाले पॉइंट में अगर M1 और M2 बराबर हैं, तो M1 M2 अगर बराबर हो गए तो ऑब्वियसली U2 की वैल्यू V0 के बराबर आ जाएगी, U2 इक्वल टू V0, यानी कि सेवेंथ ऑप्शन। R वाले में नेचुरली अगर M1 की वैल्यू बड़ी हुई, इसका मतलब न्यूमरेटर ज्यादा V0 से ज्यादा आ जाएगा, लेकिन 2 V0 से कम आएगा हमेशा, 2 V0 से हमेशा ही कम आएगा, थर्ड ऑप्शन। अब इसके अलावा क्या ऑप्शंस आएंगे, अभी U1 के बारे में भी देखना है तुमको यार, U1 के बारे में। तो M1 लेस देन M2, अगर M1 लेस देन M2 है तो नेचुरली U1 नेगेटिव आ जाएगा, U1 की वैल्यू नेगेटिव, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन भी आ रहा है। M1 इक्वल टू M2, U1 की वैल्यू 0 आएगी, सिक्स्थ ऑप्शन। M1 मोर देन M2, U1 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, फोर्थ ऑप्शन। समझ आया आपको ये चीज, कंसेप्ट कैसे लगने हैं? बोलो, यस सर। है ना, ठीक है। सर और हाँ जी, सर जो पी वाला ऑप्शन है उसमें जब M2 M1 से ग्रेटर है तो सर ऐसा भी तो हो सकता है M2 रेस्ट पे ही रहे, मूव ही ना करे, जीरो वेलोसिटी, तो इक्वालिटी का साइन नहीं आ जाएगा फिफ्थ ऑप्शन में? होगा नहीं ना U2 कभी। देखिए एक्चुअली ये कंसेप्ट जानते हो कहाँ से, ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट के ऊपर है। फंडामेंटली आपको क्या बताया गया था कि अगर इलास्टिक कोलिजन होता है, जब इलास्टिक कोलिजन और अगर आइडेंटिकल मासेस होते हैं तो क्या रिजल्ट था। मतलब वो पेज मैंने स्किप किया था क्योंकि लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, ये जो स्पेशल केसेस थे हमारे, चेक करो। सर एक्सचेंज हो जाती है वेलोसिटी। है ना, होती है ना। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, इसी आर्टिकल का क्वेश्चन है ये, अगर आप नोटिस कर पाते हैं तो देखो, इसमें 3 तरीके के स्पेशल केसेस बताए गए हैं आपको, 3 तरीके के। पहले वाले केसेस में क्या डिस्कस किया गया था, सेम मासेस कोलाइड हो रही है, एक में हैवियर बॉडी लाइट बॉडी से कोलाइड हो रही है और एक में लाइट बॉडी हैवियर बॉडी से कोलाइड हो रही है। तो इन्हीं तीनों को लेकर के वो मैचिंग बनाई है मैंने।
ये जो मैचिंग बनाई है हमने, ये आप ही लोग के लिए बनाई है और इसी फैक्ट के ऊपर बनाई है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इलास्टिक कोलिजन की आप थ्योरी में पढ़ते हो, और यही एक प्रॉब्लम है कि थियोरेटिकली हमें सब कुछ आता है, थियोरेटिकली ये तीनों पॉइंट्स पता है, लेकिन वही चीज जब हम लोगों ने क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी है तो कंफ्यूजन में आ रहे हैं। देखो क्या होता है, सेम मासेस में क्या करते हो आप, जब सेम मासेस होते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है इनकी, है ना। सेम मासेस हो और इलास्टिक कोलिजन हो तो वेलोसिटी एक्सचेंज करते हो, लेकिन अगर मासेस सेम ना हो तो कोई ज्यादा हो, अब कौन ज्यादा है, स्ट्राइकर ज्यादा है या फिर टारगेट ज्यादा है, तो आप खुद सोचो। मतलब एक में हैवी वाली लाइट वाले से कोलाइड हो रही है और एक में लाइट वाली हैवी वाले से कोलाइड हो रही है इन्हीं को लेकर के, लेकिन यहाँ पर वेरी हैवी का केस था, बहुत ज्यादा हैवी था, बहुत ज्यादा हैवी का केस था, या बहुत लाइट का केस था। यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी और बहुत ज्यादा लाइट का केस नहीं है, बस हैवी और लाइट का केस है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, क्यू वाले ऑप्शन में वेलोसिटी एक्सचेंज हो रही है, क्यू वाले ऑप्शन में, तो m1 की v0 वेलोसिटी m2 के पास चली जाएगी और m2 की जीरो वेलोसिटी m1 के पास आ जाएगी। और अगर m1 लेस है, खुद सोचो ना, अगर m1 m2 के बराबर था तब m1 ने m2 को v0 वेलोसिटी दी। अब अगर m1 हल्की बॉडी होगी, आप लॉजिकली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लॉजिकली पॉइंट q का रेफरेंस लो, पॉइंट q में m1 का मास जब m2 के बराबर है तो m1 m2 को v0 वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब ऑब्वियसली m1 अगर हल्की बॉडी होगी तो m2 को जो वेलोसिटी मिलेगी, क्या वो v0 मिलेगी या v0 से कम मिलेगी, खुद सोच के देखिए। एक भारी m2 के बराबर मास वाली बॉडी जब जाकर के कोलाइड करती है तब v0 मिल रही, अब m2 से हल्की बॉडी अगर कोलाइड करेगी, लॉजिकली क्या लगता है आपको कि v0 से ज्यादा वेलोसिटी मिल जाएगी? इंट्यूशन के बेसिस पे देखो आप। नो सर। कभी मिलेगी ऑब्वियसली, अगर m1 लेस है तो v0 से कम ही आंसर आएगा, ऑब्वियस बात है, और ज्यादा है तो v0 से ज्यादा आंसर आ जाएगा। तो आप चाहते ना अगर तो इतनी वर्किंग नहीं करनी पड़ती। अब यहीं पर स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस सफर करता है। देखो अगर हम लॉजिकली इस क्वेश्चन को सोच लें तो ये मुश्किल से 1 मिनट का क्वेश्चन है, और अगर इसमें हम मैथमेटिकली करना चाहेंगे तो टाइम तो लगेगा ही, 5-7 मिनट लग जाएंगे इस क्वेश्चन को करने में। और यही एग्जामिनेशन में मतलब पेपर्स के टाइम पर यही होता है, किसी को कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, किसी के ज्यादा टाइम में सॉल्व होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का फर्क आ जाता है। और क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यही तो है, और किस बात के एग्जाम से आता आपको भी है, आता दूसरे वाले को भी है, लेकिन दूसरे वाले की अप्रोच सिंपल है। तो अगर मैं आपकी जगह होता, मेरा लॉजिक होता, तो मैं इसको इस तरीके से लगाता कि सेम मास वाली बॉडीज हैं, सेम मास वाली बॉडी, मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो इस तरीके के क्या होता है ना कि जब आप ये वाली अप्रोचेस फॉलो करते हो ना बच्चे लोग, तो इस तरीके के अप्रोचेस में एग्जामिनेशन में टाइम काफी सेव होता है आपका। सर सुन एक बच्चा, सुन, मैं इस पॉइंट को कंप्लीट कर दे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक मान लो 5 kg की बॉडी रेस्ट पे है और यहाँ पर एक दूसरी 5 किलोग्राम की बॉडी मान लेते हैं 6 मीटर पर सेकंड से आई, ए और बी। तो रिजल्ट क्या बना हमारे पास, कोलिजन के बाद क्या हुआ, कोलिजन के बाद बॉडी ए और बॉडी बी में से क्या रिजल्ट बना, अगर ये इलास्टिक कोलिजन, अगर ये इलास्टिक कोलिजन, तो ए वाला रेस्ट पे आ गया और बी वाला चला गया 6 मीटर पर सेकंड पे। यही होता है एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। अब एक काम करो ना, आप बी वाले को तो 5 किलोग्राम का रखो, लेकिन ए वाली बॉडी 1 किलोग्राम की लेके आओ, और तो नहीं स्पीड पर 6 मीटर पर सेकंड पे लाओ, लेकिन वो 1 किलोग्राम की बॉडी है। इतना क्या प्रैक्टिकल इंट्यूशन बेसिस पर प्रैक्टिकली सोच के आपको नहीं लगता कि क्या ए वाली बॉडी बी वाली से जब कोलाइड करेगी, और पिछले केस का रेफरेंस लो ना आप, इसके रेफरेंस से अगला वाला केस देखो, क्या आपका माइंड क्या कहता है, आपका ब्रेन क्या कहता है, ये इंट्यूशंस क्या कहती है कि क्या बी वाली बॉडी अभी भी 6 मीटर पर सेकंड पे चलेगी? नो सर, लेस देन 6 मीटर पर सेकंड होगा। नेचुरल सी बात है कि ये लेस देन 6 होगा। और वहीं पर अगर हम ए वाली बॉडी को सपोज 8 किलोग्राम की कर दें, 5 किलोग्राम से ज्यादा कर दें, ये 6 मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पर आपका ये 5 किलोग्राम बॉडी है, तो इसमें बट ऑब्वियस है कि अब बॉडी ए जितनी ज्यादा हैवी होगी, इम्पैक्ट उतना स्ट्रांग होगा,
कोलिजन उतनी पावरफुल कोलिजन होगी। अब बी वाली बॉडी कोलिजन के बाद मोर देन 6 मीटर पर सेकंड पे चलेगी, और बी चलेगा तो हमेशा फॉरवर्ड ही ना, बी कभी पीछे थोड़ी आएगा। स्टेशनरी बॉडी क्या ऐसा थोड़ी है कि बॉडी ए कोलाइड करेगी तो बी पीछे लौटेगा, यानी वो हमेशा पॉजिटिव साइड पे चलेगा, ऑलवेज प्लस रहेगा ये। हाँ, ए वाली बॉडी का क्या हो रहा है, पहले केस में 0, जब दूसरे वाले में वो हल्की बॉडी होगी तो ये हल्की बॉडी पीछे आ जाएगी, लाइट बॉडी पीछे आ जाएगी, और अगर ये भारी है तो ये सेम डायरेक्शन में चलेगी लेकिन 6 मीटर पर सेकंड से कम चलेगी। सर अब पूछो क्या पूछे थे। सर इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था कि सर मान लीजिए अगर कोई दो बॉडीज है जिसका सेम मास है, नहीं सर मतलब दो अनइक्वल मास है, एक m1 है एक m2 है, m2 m1 से ज्यादा है और दोनों सेम वेलोसिटी पे चल रही है। अब सर अगर जमीन पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है और सर उन दोनों बॉडीज मतलब वो कार्स है बेसिकली, उनके सर टायर सेम है, तो सर उनका स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब किसका ज्यादा आएगा और किसका कम आएगा? सर ये एससीवी का क्वेश्चन था सर, इसका आंसर गलत आ रहा था मुझसे, ये वाला पूछ रहा था। नहीं, इसमें कोलिजन का कांसेप्ट कहाँ लगेगा, वो तो स्टॉपिंग डिस्टेंस तो जी सर कोलिजन का नहीं है, लेकिन सर मोमेंटम के पार्ट का ही एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा वो ज्यादा डिस्टेंस चलता है। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस चलेगी, क्योंकि जब तक काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन के वर्क से कंपनसेट नहीं होगी तब तक मोशन होता रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन बाय फ्रिक्शन लगाओगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मोर काइनेटिक एनर्जी वाली बॉडी ज्यादा डिस्प्लेस करेगी, लेस काइनेटिक एनर्जी वाली बॉडी लेस डिस्प्लेस होगी, मोमेंटम से नहीं होगा वो। सर इसका आंसर था कि जब स्टॉपिंग डिस्टेंस आएगा इसमें तो स्मॉलर फॉर लाइटर कार आएगा सर वो। वही तो बोल रहा हूँ आपसे, लाइटर कार के अंदर काइनेटिक एनर्जी कम नहीं होगी। अच्छा ओके सर। एनर्जी लगाइए, मोमेंटम का कंसेप्ट नहीं है वहां पर। ये क्वेश्चन देखो यार, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, मतलब काफी अच्छा, ये एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर भी आपकी अप्रोच मैटर करती है कि आप क्या लगाते हो। क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट सही तरीका कौन सा है। इसमें एक ट्यूब के अंदर कोलिजन हो रही है, इनसाइड ट्यूब। फिगर पे मत जाना, बिकॉज लेफ्ट साइड देखो ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, मतलब ग्रेविटी का कोई काम नहीं है यहाँ पर। फिगर में आपको लग रहा है कि ये वर्टिकल साइड पर है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लिया करो एक बार। हॉरिजॉन्टल ट्यूब है तो नो रोल ऑफ ग्रेविटी। अब m मास वाली बॉडी v स्पीड पे चल रही है, 2m वाली बॉडी रेस्ट पे है। ये m वाली v से, ये m वाली बॉडी 2m वाली बॉडी से कोलाइड हो जाती है, मास m 2m को कोलाइड करेगा। उसके कितनी देर बाद फिर से कोलिजन होगा, ये क्वेश्चन है आपका। मास m, फिर से बोल देता हूं, मास m इस 2m को हिट करेगा, फर्स्ट कोलिजन हो जाएगी वो, और फिर इसके कितनी देर बाद दोबारा कोलिजन होगी, ये निकालना है आपको। ठीक है सर बी वाला, ठीक है। कंसेप्ट क्या होगा इसमें, लगाओ कंसेप्ट क्या होगा। ये मासेस सेम नहीं है सर, जो जब वो कोलाइड करेंगे तो उनकी जो वेलोसिटी मिलेगी तो वो v से कम होगी m के पास, 2m के पास। तो सर वो जो पूरा 2πr/v होता है सर्कल, उससे पहले ही कोलाइड कर जाएंगे, तो 2πr/v से कम होनी चाहिए स्पीड। अच्छा, तो मतलब बाकी सारे ऑप्शन ज्यादा हैं। वेरी गुड, मतलब ये आपने लगाया कि ऑप्शन एलिमिनेशन कर दिया। यस। हाँ चलिए बढ़िया, ये भी अप्रोच अच्छी है, मतलब ये भी बढ़िया अप्रोच है भाई। अल्टीमेटली मैं तो भाई ऑब्जेक्टिव पेपर को T20 मैच मानता हूँ। T20 मैच में रन आने से मतलब है, चाहे बैट कैसे भी घुमाया हो आपने, बाउंड्री गई, रन आ गया, आपका काम खत्म। क्योंकि वहाँ टैलेंट तो देखा नहीं जाता, मैं उसके लिए टेस्ट मैच है। देखो बात सही है, बट लॉजिकली ये आंसर ठीक है आपका, मतलब एट प्रेजेंट सही है, बट फिर भी करेक्ट मेथड जानना इसलिए जरूरी है कि इन केस अगर कोई एक और ऑप्शन भी होता जो 2πr/v से कम होता तो फंस जाते हम लोग। इसमें इन दोनों मासेस में रिलेटिव स्पीड कितनी है बताइए, इनमें रिलेटिव स्पीड की वैल्यू।
एक मास v स्पीड पे चल रहा, दूसरा मास रेस्ट पे है, तो कोलिजन के जस्ट पहले रिलेटिव स्पीड जस्ट बिफोर कोलिजन क्या है? v। और इलास्टिक कोलिजन का फोर्थ प्रॉपर्टी कि रिलेटिव स्पीड जो रहेगी ना, रिलेटिव स्पीड ये तो किसी भी टाइम पर v रहेगी, रिलेटिव स्पीड जस्ट आफ्टर कोलिजन भी v रहेगी, बदलेगी तो है नहीं है। बोलो, ये प्रॉपर्टी इलास्टिक कोलिजन की बताई जाती है। अब आप ना रिलेटिव स्पीड का फिजिकल मतलब निकालो। रिलेटिव स्पीड की फिजिकल मतलब क्या होती है? जब दो बॉडीज के बीच में आप रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाते हो तो फिजिकल मतलब होता क्या है उसका? रिलेटिव स्पीड निकालने से हमको फायदा क्या होता है? जब हम कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हम उसके मोशन को फिर किस तरीके से एनालाइज करते हैं? क्या हम दोनों बॉडीज को मूविंग मानते हैं या फिर एक को स्टेशनरी बॉडी मान सकते हैं जब कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी लगाते हैं? तो एक को रेस्ट में मानते हैं। हाँ, तो देखिए इसका मतलब कोलिजन के बाद, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन आप ये कह सकते हो कि कोलिजन के बाद m वाली बॉडी एक्चुअल में तो मूव कर रही होगी, लेकिन मैंने m वाली बॉडी को एज्यूम्ड एट रेस्ट माना है। यही कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का, कि अगर आप दो में से एक बॉडी को एज्यूम करो कि वो रेस्ट पर है, तो फिर दूसरी बॉडी को आप रिलेटिव स्पीड पर लेके चलते हो। तो हम सेकंड मास की जो वेलोसिटी दिखाएंगे वो v दिखाएंगे, क्योंकि रिलेटिव स्पीड तो बदलती ही नहीं है क्वेश्चन में। इलास्टिक कोलिजन है तो रिलेटिव स्पीड नहीं बदलेगी। तो ये 2m मास v स्पीड पे चलेगा, लेकिन फिर से बोल रहा हूं ये 2m की एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव है ये। आप इसको ये मत समझ लेना कि मैं ये नहीं कह रहा कि कोलिजन के बाद m मास एक्चुअल में स्टॉप हो जाएगा। एक्चुअल में m मास भी चल रहा होगा, 2m मास भी चल रहा होगा, और 2m v से नहीं चलेगा। 2m मास की स्पीड v नहीं आएगी। पिछले वाले मैचिंग से देख लो आप, लाइट बॉडी हैवी बॉडी से कोलाइड हो रही है, तो लाइटर बॉडी हैवियर बॉडी से कोलाइड हो रही है। प्रीवियस मैचिंग को यूज करो। जब m1 लेस देन m2 होगा तो m2 वाले की जो वेलोसिटी आएगी, यानी कि u2 v0 से कम आएगा। मतलब रियल में कोलिजन के बाद 2m मास की स्पीड लेस देन v होगी, 2m मास की स्पीड लेस देन v, और m की स्पीड भी लेस देन v होगी। दोनों ही चल रहे होंगे, लेकिन हम एक्चुअल मोशन में जा ही नहीं रहे, हम रिलेटिव मोशन कर लेते हैं इसको। तो अगर हमने m को एज्यूम कर लिया कि m वाला रेस्ट पे है, एजम्पशन है कि m वाला रेस्ट पे है, तो ये 2m वाला मास कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कोलाइड करेगा इससे? अगर m वाले मास को आपने स्टेशनरी माना हुआ है तो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 2m मास को, ताकि मतलब ये 2m मास पूरा 2πr डिस्टेंस कवर करे, 2πr डिस्टेंस। तो टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रिलेटिव डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस है 2πr और रिलेटिव स्पीड v, दैट मींस सी ऑप्शन। अब अच्छा देखो, आर्ग्यूमेंट गलत हो गया आपका। यस सर। हाँ, तो ध्यान देना होता है इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर सर एक क्वेश्चन आता था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स निकालते थे, कितनी बार मतलब कितने बार कोलाइड करेगी बॉडी जब तक कि रेस्ट पे नहीं आ जाती दोबारा। इसमें बच्चा रुक जाओ, वो इसमें नहीं आता है। हर क्वेश्चन अलग टाइप का है। देखिए आप समझ नहीं रहे हो, आप लेक्चर के इंपॉर्टेंस देखो। मेरे जो एग्जांपल्स है ना, वहां पर एग्जांपल्स में मैंने आपको वो पॉइंट नंबर 4 को यूज करना सिखाया, रिलेटिव स्पीड को ऐसे यूज करना होता है। एक एक करके बढ़ने दो, सब आएगा आपका। अगला ये क्वेश्चन, 2 balls having masses m and 2m fastened to the 2 strings of length l। ओके, और ये क्वेश्चन वैसा ही है भी जो पीछे हम लोगों ने किया था ना, वैसा ही क्वेश्चन है यार। यहाँ पर कि एक पॉइंट O है और उससे हम 2 स्ट्रिंग्स बांध रहे हैं। तो एक लेफ्ट साइड स्ट्रिंग है और एक राइट साइड स्ट्रिंग है। अलग कलर से दिखा देते हैं आपको, डिफरेंट कलर्स कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड स्ट्रिंग से हमने m मास को अटैच कर रखा है और राइट साइड वाली स्ट्रिंग से हमने 2m मास को अटैच कर रखा है। दोनों l लेंथ की है, लेफ्ट और राइट वाली।
दोनों को रिलीज कर दिया गया साइमल्टेनियसली, तो लेफ्ट वाली बॉडी नीचे की तरफ आएगी और राइट वाली बॉडी भी उधर से नीचे की तरफ आएगी। तो भी एक सिमिलर कंसेप्ट का क्वेश्चन किया है हमने पीछे, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, ये क्वेश्चन हल्का सा डिफरेंट है। तो इसमें अल्टीमेटली इनको ये कहना है कि कोलिजन के बाद क्या सिचुएशन बनेगी। तो देखिए एक बार कोलिजन से पहले इनकी अगर हम बात करें तो कोलिजन से पहले वेलोसिटी निकालो आप। दोनों बॉडीज अपनी अपनी प्लेस पर रेस्ट से स्टार्ट हुए, दोनों अपनी अपनी जगह रेस्ट से स्टार्ट हुए। ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया यार, पहले आप कोलिजन से पहले वाला कंसिडर करें। इसमें 3 फेजेस हैं। 3 फेजेस कौन कौन से हैं? जब उनको रिलीज किया गया था, रिलीज से जहां तक दोनों मॉर्चर से रिलीज किए गए, तो रिलीज्ड वाले से टिल जस्ट बिफोर कोलिजन, ये आपका पहला वाला फेज होगा जिसमें एनर्जी कंजर्व होगी, जिस बेसिस पर आप ये कहोगे कि इन दोनों की जो वेलोसिटीज आएंगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करके, यहां पर निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट विल बी रूट ऑफ 2gl, एनर्जी कंजर्व करके। तो दोनों की स्पीड रूट 2gl हो गई। ये हो गया फेज 1। फिर से फेज 2 में ये दोनों बॉडीज कोलाइड कर गई, कोलिजन वाला फेज आ गया। लेकिन ये सेम मासेस की नहीं है, ध्यान देना है, एक बॉडी m मास की है और एक बॉडी 2m मास की है। थोड़ा सा चीजों को ना बच्चा कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करिए आप लोग। कंसेप्चुअली क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, मर्जिंग होती है कंसेप्ट्स की। अगर हम क्वेश्चन को ब्रेक कर लेना 3-4 पार्ट्स में, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, और एक एक पार्ट को अलग अलग देखा जाए, तो एक एक पार्ट अपने आप में सिंपल पार्ट है। या तो एनर्जी कंजर्व है, या मोमेंटम कंजर्व है, या दोनों कंजर्व है। तो जल्दीबाजी मत करो आप इसमें कि मतलब डायरेक्टली कुछ हो जाए, कोई मैजिक तो होगा नहीं इसमें। फेज 2 कोलिजन का है। कोलिजन किस टाइप का है क्वेश्चन में एक बार पढ़ना पड़ता है हम लोग को क्वेश्चन में। तो ये परफेक्टली इलास्टिक हुआ। तो अब यहाँ पर सिचुएशन क्या हुई? जस्ट बिफोर कोलिजन m मास वाली बॉडी रूट 2gl की स्पीड से राइट साइड चल रही थी, और 2m मास वाली बॉडी उतनी ही स्पीड से लेफ्ट साइड चल रही थी। ये सिचुएशन जस्ट बिफोर कोलिजन है। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा? क्या ये यही प्रॉब्लम नहीं हुई जो भी स्टार्टिंग में करवाया आपको? क्या ये यही क्वेश्चन नहीं हुआ यहाँ पर कि दो मासेस एक दूसरे की तरफ आ रहे, बट m और 3m ले रखा था, वहां m और 2m कर दिया गया है। तो क्या कुछ नया क्वेश्चन तो है नहीं वो? लेकिन इसमें सिर्फ कोलिजन था तो ये क्वेश्चन आसान लग रहा था। अभी इसमें कोलिजन से पहले भी एनर्जी कंजर्व कराई गई है, कोलिजन के बाद भी। तो कराते हैं इसमें क्या होगा जस्ट आफ्टर कोलिजन में। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन में मैं ये मानता हूं कि m मास, कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो, राइट मान सकते हो, लेफ्ट मान सकते हो, चॉइस आपकी है। तो मैं मान लेता हूं कि m मास लेफ्ट साइड जाएगा v1 से, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि 2m मास राइट साइड जाएगा v2 से। ये मेरे एजम्पशंस हैं। कंफर्म नहीं है कि 2m मास राइट साइड ही जाएगा, और ये भी कंफर्म नहीं है कि m मास लेफ्ट साइड ही जाएगा। इसमें आप फिर इस मैचिंग का सहारा ले सकते हो। इस मैचिंग से यही समझाया जाता है, इसका पर्पस यही है कि डिपेंड करता है कि कौन सा मास ज्यादा है, उसके हिसाब से पॉजिटिव वेलोसिटी भी आ सकती है, नेगेटिव वेलोसिटी भी आ सकती है। तो हम लोग कोई गारंटी नहीं ले सकते कि दोनों में से कौन सा मास लेफ्ट जाएगा, कौन सा राइट जाएगा, और इसीलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि किसी को भी आप लेफ्ट मान लो, किसी को भी राइट मान लो, और अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनाओ। अब आप इसमें मोमेंटम और एनर्जी की इक्वेशन बनाओ। मोमेंटम और एनर्जी की इक्वेशन, तो पहली मोमेंटम कंजर्व कराएंगे, तो m इंटू रूट 2gl पॉजिटिव साइड पर, ये वाला राइट साइड अगर पॉजिटिव आते हैं तो, और 2m वाले का नेगेटिव मोमेंटम, तो माइनस 2m इंटू रूट 2gl नेगेटिव, इक्वल टू बाद में m वाले का नेगेटिव मोमेंटम यानी कि माइनस mv1, साइन कन्वेंशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और 2m वाले का प्लस v2। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हम रिलेटिव स्पीड को लगाएंगे। कोलिजन के पहले ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे थे, आमने सामने की कोलिजन ये भी है, रूट 2gl से दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो कोलिजन के पहले वाली रिलेटिव स्पीड 2 टाइम्स रूट 2gl हुई, और कोलिजन के बाद एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये रिलेटिव स्पीड v1 प्लस v2। अब इनको सॉल्व करना पड़ेगा और साइमल्टेनियसली v1 v2 निकालने पड़ेंगे।
और ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, इसमें हम इसको होल्ड पे नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना पड़ेगा कि V1 V2 कितने आ रहे हैं, है ना। V1 V2 की वैल्यूज यहाँ पर आपको बतानी पड़ेगी। तो आप जरा ट्राई करें इसमें V1 और V2 कितना आ रहा है। ठीक है, जस्ट मैं एक जी, कितना आया V1 V2 यार? √2GL के फॉर्म में आएगा, बट कितना आएगा? तो V1 3/2 √2GL और V2 1/2 √2GL। बच्चा ध्यान से करो, सही बता रहे हैं मतलब इसमें ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऑप्शंस जो है ना तभी आएंगे जब V1 V2 निकाल पाओगे आप। V1 V2 की वैल्यूज प्रॉपर्ली अगर सॉल्व होगी ना तभी आंसर आएगा। मैं बता रहा हूँ क्या आंसर आएगा। ये एम सारे कैंसिल करता हूँ मैं यहाँ से। सर 5/3 और 1/3 √2GL। हाँ, 5/3 कौन सा आ रहा है? सर V1 5/3 है। ओके, 5/3 इंटू √2GL ना। यस सर। तो ये इसको एक काम करेंगे, रूट के अंदर लेके जाते हैं तो ये 50/9GL आएगा। 50/9GL अगर रूट के अंदर लेके जाए तो, और ये 1/3 कह रहे हो तो ये रूट के अंदर जा करके 2GL/9 सही लिखा है ये चीज? यस सर। अच्छा, और दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। दोनों पॉजिटिव आने का मतलब कि हमने स्टार्टिंग में जो V1 और V2 की डायरेक्शंस को गेस किया था, अंदाजा लगाया था मैंने कि V1 लेफ्ट होगा और V2 राइट होगा, तो ये मेरा अंदाजा सही निकल गया, बिकॉज दोनों आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन, तीसरा फेज। तो ध्यान देना यार, V1 प्लस आ रहा है, यानी कि स्मॉल m कोलिजन के बाद लेफ्ट साइड जाएगा और 2m कोलिजन के बाद राइट साइड जाएगा। तो अब इसका नेक्स्ट फेज क्या है वो देखो, नेक्स्ट पोर्शन क्या बनेगा। अब ध्यान से समझना, अलग अलग डायग्राम दिखा रहे हैं आपको, दोनों के डायग्राम्स अलग अलग करके दिखाते हैं। क्या सिचुएशन बनेगी? एक तरफ हमारा m मास जो है ये लेफ्ट साइड मूव कर गया, ठीक है, लेफ्ट साइड, मतलब ये सिचुएशन जस्ट आफ्टर कोलिजन की दिखा रहा हूं। तो √50/9GL। और एक तरफ L लेंथ की मास है, और ये एक तरफ जो 2m मास था उसका जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो वो जस्ट आफ्टर कोलिजन मूव कर गया √2GL/9। अब जानते हो कंसेप्ट क्या आएगा? अब आपका फेज 3, तीसरा फेज इन्वॉल्व हो गया, जहां पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाले कंसेप्ट्स आएंगे। देखिए प्रॉब्लम डिफिकल्ट कैसे होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कंसेप्ट्स की वजह से। पहले एनर्जी कंजर्वेशन, फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, फिर मोमेंटम कंजर्वेशन, इस तरीके से आ रहा है ये सब कुछ। सिद्धांत म्यूट कर लो, बच्चा कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। एक बार बताओ, m वाले की जो वेलोसिटी है √50/9, क्या ये मोर देन √5GL नहीं है? यस सर। क्या ये इनफ वेलोसिटी नहीं है फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर कंप्लीट सर्कुलर मोशन? यस सर। √5GL चाहिए होता है ना आपको, मिनिमम वेलोसिटी √5GL चाहिए होती है। ये तो √50/9 है, √5GL से तो ज्यादा है। तो इसका मतलब m वाली बॉडी क्या करेगी, एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगी कोलिजन के बाद। कोलिजन के बाद m वाली बॉडी का कंप्लीट सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम हाइट क्या बनेगी फिर? क्या बनेगी इसकी मैक्सिमम हाइट? अच्छा, अब 2m वाले बॉडी की बात देखो, वो √2GL/9 है, ये इनसफिशियंट है, ये बॉडी इनसफिशियंट है, इनसफिशियंट टू कंप्लीट सर्कल। यानी कि ये बॉडी एज अ पेंडुलम मूव करेगी, ये एज अ पेंडुलम मूव करेगी। यानी ये बॉडी क्या करेगी, कुछ डिस्टेंस तक स्विंग करेगी, एज अ पेंडुलम स्विंग करेगी, लेकिन वो स्टॉप हो जाएगी क्योंकि इसके पास वेलोसिटी ज्यादा है ही नहीं। तो ये कुछ थीटा एंगल तक जाएगी, मतलब कुछ h हाइट तक जाएगी बॉडी ये, और h हाइट तक, हाँ, और स्टॉप हो जाएगी। अब ये h निकाल सकते हो कैसे? जब कोई भी चीज एज अ पेंडुलम मूव करे तो एनर्जी कंजर्व। अब जब एनर्जी कंजर्व कराएंगे तो जस्ट आफ्टर कोलिजन 2m मास और उसकी वेलोसिटी सब कुछ तो पता है, तो हाफ 2m इसका मास
और वेलोसिटी रूट ऑफ 2gl/9 इसका स्क्वायर, और ये h हाइट पर जाकर के पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, यानी कि 2m इंटू जी इंटू एच। इससे निकालो h की वैल्यू क्या आ रही है, अभी बताया था आंसर किसी ने, कितना आएगा h की वैल्यू, मतलब L/9 L/9, यानी ये L/9 हाइट तक ही जा सकता है, लेकिन वो 12 हाइट तक जा रहा है। समझ रहे हो कितने सारे कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन में इन्वॉल्व हैं, और इसीलिए एमसीक्यू क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी होती है। अब इसमें ऑप्शंस कौन कौन से आ रहे हैं देख लो आप। इसके बाद ये पोर्शन मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ, आप ABCD में से देख लेना कौन से ऑप्शन आएंगे। मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। पहले 3 ऑप्शन तो जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर कोलिजन में वेलोसिटी के रेशियो पर है, कि रेशियो ऑफ वेलोसिटी, रेशियो ऑफ वेलोसिटी, रेशियो ऑफ वेलोसिटी, जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, और आफ्टर कोलिजन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट्स अटेन्ड बाय द मास m टू द मास 2m इतना होगा, मतलब m मास जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा और 2m मास 18:1 होगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा आप देख लो, इसमें आंसर मिल जाएगा आपको, आराम से मिल जाएगा। मेरे ख्याल से सी ऑप्शन भी सही आ रहा है, BCD बी भी आ रहा है, BCD ऑप्शन से। नेक्स्ट, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी हमने कोलिजन को इलास्टिक माना हुआ है, यहाँ पर कोलिजन इलास्टिक। तो फिगर के हिसाब से चले ना, तो ये जो स्प्रिंग वाली बॉडीज हैं वो स्टेशनरी हैं, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं कि A and B each of the mass m and 2m are connected by the massless spring natural length spring constant K. Blocks are initially resting on the smooth surface. सारी इंफॉर्मेशन आ गई। और 2m वाली बॉडी v0 स्पीड पर चल रही है, ये जो 2m की बॉडी देख रहे हो ये चल रही है v0 की स्पीड पर। तो इसमें पहला फेज क्या आएगा देखो, इसमें पहला फेज आप कंसीडर करें कोलिजन का फेज। पहला फेज हो गया कोलिजन बिटवीन द ब्लॉक सी एंड ब्लॉक ए, कोलिजन। तो पहले इसको एक नॉर्मल कोलिजन का क्वेश्चन मानो, जिसमें 2m मास v0 वेलोसिटी से चल रहा, m वाला मास रेस्ट पे है जस्ट बिफोर कोलिजन, एंड देन 2m मास मान लेते हैं कि v1 से चलेगा, और m मास मान लेते हैं v2 से चलेगा जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये मान के चलते हैं। निकालो इसमें कोलिजन कंसेप्ट क्या आएगा, फिर इक्वेशंस बनाओगे। मोमेंटम कंजर्वेशन से 2m v0 की वैल्यू 2m v1 प्लस m v2, और रिलेटिव स्पीड के हिसाब से बनाओगे तो v2 माइनस v1 रिलेटिव स्पीड के हिसाब से, तो v0 इक्वल टू v2 माइनस v1 रिलेटिव स्पीड। फटाफट सॉल्व करेंगे, इसमें से v1 v2 की वैल्यू क्या होंगी, यहाँ से v1 और v2 की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये सिंपल है, V0/3 और 4V0/3। 4v0/3 कौन सा आ रहा है, मेरे ख्याल से G2 आ रहा है 4v0/3। 4v0/3, और ये v0/3, ठीक है, सही है चीज, यही आंसर है। 2 2v2 3v2 4 2, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब मैक्सिमम कंप्रेशन का भी क्वेश्चन है इसमें, हालांकि इसमें एक क्वेश्चन आप लेके इससे थोड़ा सा अभी आगे से आ गया है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए एंड बी। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा आगे का है, लेकिन बहुत ज्यादा टफ कंसेप्ट नहीं है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कभी निकालने को दिया जाए तो इसका लॉजिक सिंपल है, अभी आगे इसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला ये लगाते हुए m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, सम ऑफ मासेस। तो किसके सेंटर ऑफ मास की बात की जा रही है, सेंटर ऑफ मास की बात की जा रही है ए और बी की, यस सर सही है ना, और बी में तो कोई कोलिजन हो नहीं रहा। मतलब कि अगर हम इस प्रॉब्लम को जस्ट आफ्टर कोलिजन देखें तो जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या सिचुएशन बनेगी भाई, जस्ट आफ्टर कोलिजन की सिचुएशन अगर आप देखोगे तो जो ब्लॉक ए है m मास वाला, इसके पास तो वेलोसिटी आ गई, ब्लॉक ए के पास तो वेलोसिटी आ गई m मास वाले के पास, इसके पास 4v0/3 वेलोसिटी आ गई, और ये स्प्रिंग से अटैच है। और जो दूसरी बॉडी बी है 2m मास वाली, उसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, ये 0 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है।
अब हमें ब्लॉक सी से कोई मतलब नहीं, ब्लॉक सी अलग हो गया। कोलिजन के बाद जो ब्लॉक सी था, जो 2m मास का ब्लॉक नंबर सी, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ये वाली बॉडी v0/3 से चल रही है, चलने दो उसको। मेरे ख्याल से ए ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप ए और बी के लिए फॉर्मूला लगाओ ना, m1 v1 + m2 v2, यस सर, आ जाएगा, है ना, ये वाला ऑप्शन। अब मैक्सिमम कंप्रेशन, at the time of maximum compression in the spring the velocity of A and B is इतना। तो लास्ट क्लास में कहा था कि मैक्सिमम कंप्रेशन पे सेम वेलोसिटी होती है। अब ना, अब हमारा सिस्टम ए और बी लेंगे। अब आप सी को बाहर कर दो। अब ए प्लस बी एक सिस्टम मानते हैं। तो ये सिस्टम जब अपने मैक्सिमम कंप्रेशन पे जाएगा, मतलब कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी जब मैक्सिमम कंप्रेस कर चुके होंगे स्प्रिंग को, तो याद करो जरा यार, मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पर ये नहीं कहा जाता है कि दोनों में सेम वेलोसिटी आएगी, है ना। तो इसको भी v मान लेंगे, इसको भी v मान लेंगे। और अब आप इस वाले सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कराओ। अब ब्लॉक सी से कोई मतलब नहीं रह गया, हमें ध्यान रखना। तो अब आप मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व करा सकते हो। इनफैक्ट मोमेंटम ही नहीं, अब इस सिस्टम की मोमेंटम भी कंजर्व करा सकते हो और इस सिस्टम की एनर्जी भी कंजर्व करा सकते हो। तो मोमेंटम कंजर्व करके ये वेलोसिटी v आएगी, m × 4v0/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर आपका? v वाला नहीं आएगा, बताओ। मोमेंटम कंजर्व करके सर सही है, आ जाएगा। हाँ, लिख दे रहे इक्वेशन वैसे, m × 4v0/3 इक्वल टू, जब दोनों कॉमन वेलोसिटी पर हैं और एक m मास है एक 2m मास है, तो कुल मिलाकर के 3m मास हो गया वो। तो 3m × v, इससे आपका एक इक्वेशन। और एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हो। देख लो इससे क्या आएगा आंसर। एनर्जी कंजर्व करोगे जब, तो भी आपका आंसर बन जाएगा मैक्स तीसरे पार्ट के लिए, मतलब बी आ रहा है। आप तीसरे पार्ट के लिए, तीसरे पार्ट के लिए क्या करेंगे? हाफ m मास और 4v0/3 वेलोसिटी, तो हाफ m × 4v0/3 का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पर स्प्रिंग की एनर्जी लिखी जाएगी हाफ kx² की, और मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पर इन दोनों में वेलोसिटी भी है, तो वो लिखोगे हाफ टोटल 3m मास हो गया और इंटू v²। और ये v जो ऊपर से निकालेंगे वो लाकर रख देंगे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से। तो इससे वो x मिल जाएगा, यानी कि मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर इवेल्युएट करके देखोगे, इसको करके देखो, अगर इस मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू को निकाल के देखो यहाँ से, मतलब v की वैल्यू पुट करके, तो हमारे हिसाब से ये सी ऑप्शन भी मैच कर जाएगा आपका। यस सर। अब इसका आंसर क्या होगा? ABC होगा या फिर ABCD होगा? डी ऑप्शन सही नहीं है। डी कह रहा है कि ऊपर के तीनों सही हैं। हाँ, डी होगा। सिर्फ डी होगा कि ABCD होगा? सिंगल करेक्ट में होगा तो केवल डी होगा, नहीं तो फिर चारों होंगे। हाँ, मल्टी करेक्ट है। एम से क्यू है, ये एम से मल्टीपल करेक्ट में, तो मल्टीपल डी को भी करेंगे। और अगर यही क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है तो सिर्फ डी को कर दे। सर इसमें फर्स्ट वाला निकाल लिया था हम लोगों ने कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी आएगी, फिर उससे मतलब कि मैक्सिमम प्रेशर पे दोनों ए और बी की स्पीड बराबर है, तो वो बिना मोमेंटम कंजर्व किए लगाए भी बिल्कुल राइट, वो वही होगी जो सेंटर ऑफ मास की होगी। राइट, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इसमें दो मासेस, एक 4h की हाइट से आ रहा है और एक h की हाइट से आ रहा है। अब इसको हम ना आपके लिए एक एज ए मतलब असाइनमेंट टाइप छोड़ दे रहे हैं आपके लिए, मतलब आप अपने आप करना, सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे। मतलब वैसे ही सिमिलर क्वेश्चन है इसमें भी 3 फेजेस हैं। पहला फेज कोलिजन से पहले, तो कोलिजन के पहले ए वाला स्लाइड करके नीचे आएगा, बी वाला स्लाइड करके नीचे आएगा। तो पहले ये कोलिजन के पहले वाला होगा, ठीक है। और हालांकि आसान है, तो आप निकाल सकते हो कि कोलिजन से पहले क्या होगा, मतलब पहला फेज 1 बिफोर कोलिजन क्या हुआ। तो बिफोर कोलिजन वाला फेज चेक करो पहले, कोलाइड करने से पहले क्या हुआ बिफोर कोलिजन वाला।
तो बॉडी ए स्लाइड करके नीचे आएगी, बॉडी बी भी स्लाइड करके नीचे आएगी। तो कितनी वेलोसिटीज होंगी जब ये दोनों कोलाइड करने वाले होंगे, मतलब ये जब ए और बी आपस में कोलाइड करने वाले होंगे तो क्या वेलोसिटीज होंगी इनकी, ए एंड बी, जस्ट बिफोर कोलिजन। जस्ट बिफोर कोलिजन अगर हम ए की एक वेलोसिटी दिखाएं और बी की वेलोसिटी दिखाएं, ये सर होगी √8 एनर्जी कंजर्व करके, √8 GH और ये √2 GH। और आइडेंटिकल बॉल्स हैं, mm मास की हैं, तो सेम मास की बॉडीज हैं और इलास्टिक कोलिजन में है। ठीक है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक, तो बिफोर कोलिजन में आपने एनर्जी कंजर्व की, टू किस लिए कंजर्व करी, टू गेट द वेलोसिटीज जस्ट बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले की वेलोसिटी निकालने के लिए एनर्जी कंजर्व कर दी। अब क्वेश्चन का फेज 2 आया, फेज 2 हमारा कोलिजन हुआ वहां पर, और कोलिजन में क्योंकि ये इलास्टिक है और सेम मासेस का है तो एक्सचेंज हो गई वेलोसिटीज, तो एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद फेज 3 आएगा आफ्टर कोलिजन। अब आप सिचुएशन को समझो क्या होगा यार, ये बताओ, अलग अलग देखेंगे इसको, अलग अलग करके देखेंगे ना, देखो इसको अलग अलग दिखाएंगे। पहले आप क्या करो, पहले बॉडी ए के बारे में सोचो क्या होगा, बॉडी बी का हम अलग से दूसरे डायग्राम में दिखा देंगे आपको, बॉडी बी दूसरे डायग्राम में, बॉडी ए पहले डायग्राम में। तो जो बॉडी ए है ये वापस कितनी स्पीड से जा रही है, बॉडी ए जो √8 GH से आई थी, वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई, तो ये रिटर्न कितनी वेलोसिटी से करेगा, √2 GH। तो कितनी हाइट तक चला जाएगा ये, यहाँ से वापस कितनी हाइट तक जा सकता है, मतलब ये ए वाला कहीं ना कहीं जाकर के, तो ये h हाइट तक चला जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिर लगाओगे, फिर एनर्जी कंजर्व होगी, और एनर्जी कंजर्व करा के ये निकाल सकते हो कि कितनी हाइट तक वो जाएंगे। और जो बी वाली बॉडी है वो, बी वाली बॉडी रिटर्न होगी √8 GH से, तो वो कितनी कितनी हाइट तक जानी चाहिए थी वो, अगर वो √8 GH से वापस लौट रहा तो हाइट कितनी जाना चाहिए उसको, लेकिन 4h तक तो हाइट है नहीं ना, राइट साइड की हाइट 4h तक गई नहीं है। तो ये बी वाली बॉडी इंक्लाइंड के टॉप पॉइंट तक तो आएगी, और पहले ये कैलकुलेट करो कि यहां पर क्या वेलोसिटी होगी इसकी, एनर्जी कंजर्व, हाँ फिर से एनर्जी कंजर्व करके, फिर से देखो किस तरीके के कंसेप्ट है यहाँ पर। वापस यहाँ पर आपने क्या किया, एनर्जी कंजर्व कराई और ये v निकाला, तो निकालना ये v आएगा √6 GH। अब इसके बाद ये कांटेक्ट छोड़ देगा और उसके बाद ये करेगा प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके बाद बी वाली बॉडी का मोशन हो जाएगा प्रोजेक्टाइल। तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन में ये और कितनी मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, कैपिटल H निकालें अगर, तो प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला लगा सकते हो मैक्सिमम हाइट के लिए, कैपिटल H u² sin² θ/2g, और ये एंगल 60 है, तो √6 GH का स्क्वायर u² sin² 60/2g। तो इससे आप निकाल सकते हो कि बी की टोटल मैक्सिमम हाइट क्या बनेगी, बी की अल्टीमेटली मैक्सिमम हाइट क्या होगी, और फिर उनका रेशियो पूछा गया है। हुआ क्लियर ये भी? यस सर। तो अच्छा, अब ये सारे क्वेश्चंस एक बार एनालाइज करके देखो, रिव्यू करके देखो। इन सब क्वेश्चंस में कोलिजन जो है प्रॉब्लम का एक पार्ट है, मतलब पूरा पूरा क्वेश्चन कोलिजन के ऊपर नहीं है, कंप्लीट क्वेश्चन डायरेक्ट कोलिजन पे नहीं है, कोलिजन प्रॉब्लम के बीच में कहीं पर इन्वॉल्व हो रहा है। और ज्यादातर क्वेश्चन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, कोलिजन से पहले क्या हो रहा है, कोलिजन में क्या हुआ, और कोलिजन के बाद क्या हुआ। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद एनर्जी लगभग कंजर्व होती है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में फ्रैक्शन दिया नहीं जाता हमें। और उसके बाद कहीं पर अब किसी जगह पर न्यूटन लॉ का कंसेप्ट लग जाएगा, कहीं पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लग जाएगा, कहीं प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट लग जाएगा। इस वजह से कहा जाता है कि रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ पर
मतलब आपकी प्रैक्टिस करा देना ताकि अब आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, पूरे क्वेश्चंस अपने आप लगाओगे। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि किस लिए अच्छा है बता रहा हूँ आपको, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में लर्निंग वाला कौन सा पॉइंट है, देखिए बॉडी ए 2 मीटर की हाइट से छोड़ी गई है। आप क्वेश्चन पढ़ लो फिर बताएं इसमें क्या है, आप एक बार रीड करो क्वेश्चन को। बच्चा अमोल यार माइक म्यूट कर ले बच्चा, बाद में कर लेना पूछने के लिए। देखिए 30 किलोग्राम ब्लॉक इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 2 मीटर onto a 10 किलोग्राम पैन। तो मैं फिर इस क्वेश्चन को स्प्लिट करो, और यही तरीका होता है बच्चा किसी भी टफ से टफ न्यूमेरिकल को भी डील करने का तरीका यही है। क्वेश्चन पढ़ते जाओ और उसको पार्ट्स में ब्रेक कर लो कि कब क्या हो रहा है। तो फेज वन है मोशन ऑफ 30 किलोग्राम बॉडी, मोशन ऑफ 30 किलोग्राम बॉडी, और ये मोशन कब तक लेना है आपको, जस्ट बिफोर कोलिजन तक। इसमें क्या कराएंगे, 30 किलोग्राम बॉडी जब मूव करेगी कोलिजन से पहले तक में एनर्जी कंजर्व कराएंगे या नहीं कराएंगे। कोई कोलिजन नहीं हो रहा अभी, बॉडी फ्री फॉल कर रही है, कोई एयर का रेजिस्टेंस भी नहीं है। होगा सर, कराएंगे तो एनर्जी कंजर्व करोगे, उससे निकालो वेलोसिटी क्या आएगी, टू गेट द वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन। तो वो निकाल सकते हैं वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन, निकालेंगे तो वो रूट ऑफ 2gh आ जाएगी। 2 इंटू जी की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू 2, यानी कुल मिलाकर के रूट ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। ये ब्लॉक ए की वेलोसिटी आ गई जस्ट बिफोर द कोलिजन। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए जस्ट बिफोर कोलिजन, पहला फेज। अब आएगा फेज 2 जहां पर ये दोनों बॉडीज फिर से कोलाइड होगी। बार बार यही होगा, कोलिजन सेकंड नंबर के फेज है, इंटरमीडिएट फेज होता है वो हमेशा, कोलिजन ऑफ ए एंड बी। यहां पर कुछ लोगों को डाउट आता है, तो मेरे ख्याल से आप लोग में से किसी के मन में चल भी रहा होगा। देखो मैं बता रहा हूँ डाउट क्या हो सकता है। अब यहाँ पर सिचुएशन ये हो रही है कि 30 किलोग्राम की बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है रूट 40 मीटर पर सेकंड से, और बी वाली बॉडी जिसका मास मेंशन है कहीं पर, क्वेश्चन में लिखा नहीं है, हाँ 10 किलोग्राम, सॉरी 10 किलोग्राम दिखाई नहीं दे रहा था, वो 10 किलोग्राम की बॉडी रेस्ट पे है। तो ये स्टेटस मेरा जो है ना, ये स्टेटस कोलिजन से जस्ट पहले का है, और कोलिजन के जस्ट बाद क्या होगा, तो ये किस टाइप का कोलिजन है ये देखना पड़ेगा, है ना। कोलिजन का टाइप क्या दे रखा है आपको, तो कोलिजन इलास्टिक है। मैं ये बार बार टाइप इसलिए देखता हूँ कि अगर ये इन इलास्टिक होते तो बॉडीज स्टिक कर जाती, इन इलास्टिक नहीं है, इसका मतलब ये बॉडीज स्टिक नहीं करेगी, तो फिर ये अलग अलग चलेंगे। मान लेते हैं कि 30 किलोग्राम v1 वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, और मान लेते हैं कि 10 किलोग्राम v2 वेलोसिटी से नीचे आएगा। ये मैंने माना है अपने हिसाब से जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये मान लो। अब डाउट क्या आता है वो बता रहा हूँ आपको। डाउट ये आता है कि ये वर्टिकल मोशन हो रहा है सारा, ये सारा मोशन वर्टिकल है। तो अगर आप 30 किलोग्राम और 10 किलोग्राम को अपना सिस्टम डिफाइन करते हो कि ये हमारे लिए सिस्टम है, तो क्या यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है, मतलब कि मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं या नहीं करा सकते इस क्वेश्चन में। क्योंकि मन में यही डाउट आता है कि यार बॉडीज वर्टिकल मोशन कर रही हैं, ग्रेविटी भी लग रहा, इवन स्प्रिंग का भी फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि जो ये बी वाली बॉडी है अगर ये स्प्रिंग के ऊपर स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, क्वेश्चन कह रहा है कि बी बॉडी रेस्ट पे है, तो नेचुरल सी बात है कि बॉडी बी की ग्रेविटी को स्प्रिंग के फोर्स ने बैलेंस कर रखा होगा। तो स्प्रिंग का भी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी की भी फोर्स लग रही है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो क्या उन फोर्सेस की प्रेजेंस में मोमेंटम कंजर्व कराओगे यहाँ पर या फिर नहीं कराओगे? Yes, sir. कराएंगे, यस सर। कराएंगे। ये बिगिनिंग के लेक्चर में आपको बताया गया था इम्पल्स करा अप्रोक्सीमेशन। सकते नहीं करा सकते नहीं, अप्रोक्सीमेशन है वो। अगर मैं थ्योरी वाइज पूछूं तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लियर कर लो, थियोरेटिकली नहीं कंजर्व होगा ये मोमेंटम। मैं आपको दिखाता हूं मैं किस पॉइंट की तरफ आना चाह रहा हूं। ये चीज, ये जो लेक्चर था आपका इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन, this approximation is especially useful in treating collisions in which the duration of collision is very small.
When this approximation is made, we refer to the force that is great as impulsive forces. और यहीं पर मैंने कहा था कि ignore any change in velocity related to the gravitational force. Similarly, we can ignore any change in velocity related to the spring force. मतलब कि थियोरेटिकली नहीं करा सकते हो आप, थियोरेटिकली तो गलत हो जाएगा, थ्योरी में पूछा जाएगा तो नहीं, मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, लेकिन न्यूमेरिकल करना है तो कुछ अप्रोक्सीमेशंस लेने पड़ते हैं, हमें कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशंस यूज करने पड़ेंगे। तो यहां पर आप लगाओगे इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन। नोट्स आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया मैंने, तो आप यहां पर देख सकते हो इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन का मतलब कि फॉर द स्मॉल टाइम फेज 2 जो है ना वो बहुत छोटा है, मतलब बहुत कम टाइम का फेज है, ये शॉर्ट टाइम का फेज है, ये कोलिजन जो होता है वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का टाइम लगता है। तो ये इतना छोटा फेज है कि इतने में हम ग्रेविटी और स्प्रिंग को इग्नोर करेंगे और अब लगभग मोमेंटम को कंजर्व कराओगे, यानी कि अप्रोक्सीमेटली मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। लेकिन देखो, इसको थ्योरी में बोलना और न्यूमेरिकल में बोलने में फर्क है। तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं और अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हैं। मोमेंटम कंजर्व कराएंगे 30 इंटू रूट 40 इक्वल टू बाद में 10 इंटू V2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में और -30 V1 अपवर्ड डायरेक्शन में। एक इक्वेशन रिलेटिव स्पीड वाली इक्वेशन, रूट 40 पहले वाली रिलेटिव स्पीड है और बाद में रिलेटिव स्पीड V1 प्लस V2। एक बार फिर से आपको V1 V2 निकालने पड़ेंगे यहाँ पर, तो अभी जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा सा V1 और V2 को छोड़ते हैं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेना आप। ये कंसेप्ट लगाया था। तो आगे कभी भी अगर आपके माइंड में ऐसा आए ना कि वर्टिकल मोशन में अगर बॉडीज हैं, स्प्रिंग लगी है, ग्रेविटी लगी है, तब भी आप मोमेंटम कंजर्व करा लेना न्यूमेरिकल करने के लिए। न्यूमेरिकली करने आपको कौन सा रिसर्च करनी है जाकर के, कौन सा कोई रिसर्च पेपर कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो कि आपको पेपर सबमिट करना है, कोई आपको ऑप्शंस लाने हैं, न्यूमेरिकल बैच करने, तो न्यूमेरिकल करते वक्त कर सकते हो। लेकिन अगर ये क्वेश्चन थ्योरी में आ जाए कि डज द मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ ए एंड बी इज कंजर्व्ड और नॉट कंजर्व्ड, थियोरेटिकल ऑप्शन हो, थ्योरी वाइज ऑप्शन हो, इट इज नॉट कंजर्व्ड, इट इज कंजर्व्ड, तो थ्योरी वाइज इट इज नॉट कंजर्व्ड। थियोरेटिकल क्वेश्चन होगा तो नॉट कंजर्व्ड, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आप अप्रोक्सीमेटली कंजर्व करा लीजिए। अब डिटरमाइन द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ पेन। आसान क्वेश्चन नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आप किसी के सामने ये क्वेश्चन दे दो और देखो कितने लोग सही आंसर देते हैं इसका। अब आएगा फेज 3, इस क्वेश्चन का फेज 3। फेज 3 क्या होगा जानते हो? फेज 3 होगा मोशन ऑफ 10 किलोग्राम बॉडी जो है वो भी आपका फेज 3 है। तो ये जो 10 किलोग्राम बॉडी थी और ये स्प्रिंग से अटैच था, तो आप 10 किलोग्राम बॉडी को जस्ट आफ्टर कोलिजन, 10 किलोग्राम की बॉडी जस्ट आफ्टर कोलिजन V2 वेलोसिटी पर थी, और ये V2 हम ये मान के चल रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आ जाएगा। इनफैक्ट अगर आपने इसे किया होगा तो आ ही गया होगा, कोई बहुत ज्यादा बड़ा ऐसा टर्म है नहीं ना आ पाए, मतलब बहुत सिंपल सी इक्वेशंस हैं। तो 10 से कैंसिल कर दें, ये सारे जीरो कैंसिल कर दें इधर से, तो V2 ये -3 4 V2 और ये 3 3 6 रूट, मैं कहा V2 3/2 रूट 40 आ रहा है, ये देख लेना है ना जो भी है, मतलब अभी इसको छोड़ दे रहे हैं। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन में ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ कहाँ गलतियां होती हैं, गलतियां कहाँ पे होंगी देखना। इसकी वेलोसिटी V2 ठीक है ना, कैलकुलेटेड हो गई है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कैलकुलेटेड है, ये मान के चल रहे हैं। और उसके बाद क्या करना है, ये बॉडी नीचे जाएगी, स्प्रिंग को और कंप्रेस करेगी, तो ये बॉडी नीचे आ गई 10 किलोग्राम और स्प्रिंग ज्यादा कंप्रेस हो गई। तो मैक्सिमम कंप्रेशन जब निकालोगे तो मैक्सिमम कंप्रेशन तो तभी आएगा जब ये बॉडी स्टॉप हो जाए, 10 किलोग्राम की बॉडी स्टॉप कर जाए। तो मान लेते हैं कि ये नीचे की तरफ कुछ मूव कर गया, हमने मैक्सिमम कंप्रेशन को x मान लिया, सपोज मैक्सिमम कंप्रेशन हमारा x हो गया। अब क्या करेंगे, इस वाले फेज में क्या करेंगे, कोलिजन खत्म हो चुका है, अब कोलिजन नहीं है यहाँ पर, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर फिर एनर्जी को कंजर्व कराएंगे। एक काम करते हैं, जो ओरिजिनल लेवल था ना, ओरिजिनल लेवल, इसको हम रेफरेंस मानते हैं, तो यहाँ पर एनर्जी का ध्यान देना,
स्प्रिंग और ग्रेविटी दो है, तो इसमें जो एनर्जी है उसका ध्यान देना है। इसमें 3 एनर्जीज होंगी, इसमें 3 टाइप की एनर्जीज लगेंगी। एनर्जी के 3 फॉर्म है यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में होगी यानी कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी, ये तीनों मिल करके कांस्टेंट रहेंगे। यहां पर गलती होती है। सॉल्यूशंस तुमको सब लोग बता देंगे यार, सॉल्यूशंस के लिए 50 वीडियोस हैं, 50 गाइड है, हर कोई बता देगा कि किसको सॉल्व कैसे करना है तुम्हें। तो मैं बार बार ये बोलता हूँ कि मिस्टेक वाले पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर हैं जहां पर स्टूडेंट्स का आंसर गलत होता है। बताओ इनिशियल क्या है, बताए। इस हिसाब से एनर्जी की इनिशियल वैल्यू निकालते हैं। इनिशियल एनर्जी कितनी है, तो इनिशियल एनर्जी में कितनी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है? तीन एनर्जीज हैं, में एनर्जी 3 है इनिशियली। तो 10 किलोग्राम की V2 स्पीड है, तो हाफ 10 V2 स्क्वायर। इलास्टिक एनर्जी कोई है वहां पर? नहीं सर। हाँ नो सर। नहीं सर। अब यही फंसोगे, यही फंसोगे। ये 10 किलोग्राम बॉडी रेस्ट पे है, तो कैसे रेस्ट पे होगी? इसका जो ग्रेविटी है 10 इंटू जी, कौन बैलेंस कर रहा होगा उसको? स्प्रिंग का फोर्स। तो इसका मतलब K इंटू एक्स, के एक्स यानी इनिशियली एक्स तो रहा होगा ना, कुछ स्प्रिंग पहले से ही कुछ कंप्रेस रही होगी, स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस रही होगी, नहीं तो ग्रेविटी को बैलेंस कौन करेगा उसकी? यस सर। और वो इनिशियल कंप्रेशन 10 इंटू जी डिवाइडेड बाई के से आएगा। तो जब स्प्रिंग पहले से ही कंप्रेस है तो पहले से ही उसमें एनर्जी है, हाफ के, और यहाँ पर 10 इंटू जी डिवाइडेड बाय के का स्क्वायर। यही तो पॉइंट है जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है हमारा। और ग्रेविटी की इनिशियल एनर्जी, तो उसको तो हमने रेफरेंस मान रखा है 0। अब आइए बाद में क्या एनर्जी होगी, यहाँ पर बाद में क्या एनर्जी आएगी फाइनली? तो फाइनली 10 किलोग्राम स्टॉप हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। इलास्टिक एनर्जी, स्प्रिंग में एक्स कंप्रेशन है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। और ग्रेविटी, अब आप रेफरेंस लाइन के नीचे आ गए, तो रेफरेंस लाइन के नीचे मतलब नेगेटिव, और कितना नीचे आए? एक्स। फिर गलती, वो फिर गलती देख लो कितने, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स आई होगा, क्योंकि कंप्रेशन नेचुरल लेंथ से लिया जाता है। ये स्प्रिंग पहले वाले केस में ऑलरेडी कंप्रेस है, यहां पर ये पहले से ही कंप्रेस है, ऑलरेडी इसमें एक्स आई का कंप्रेशन है, और अब इसका कंप्रेशन एक्स हो गया। तो कितना और कंप्रेस किया आपने? जब पहले से ही वो एक्स आई कंप्रेस था, पहले से ही इतना दबा हुआ था, और अब उसमें कंप्रेशन एक्स है, तो एडिशनल कंप्रेशन यानी कि एक्स्ट्रा मूवमेंट जो हुई होगी वो एक्स माइनस एक्स आई हुई है। तो यहां पर mgh 10 g की वैल्यू, h g फिलहाल g लिखते हैं, mg, और h को लिखोगे आप x माइनस एक्स आई, और एक्स आई की वैल्यू निकाली गई थी, एक्स आई की वैल्यू थी 10 इंटू जी डिवाइडेड बाय के, उसका, हाँ बस ठीक है, ये आपकी, और इनको इक्वेट कर देंगे, इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू द फाइनल एनर्जी, तब जाकर के कहीं क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। मतलब देखो कितने छोटे छोटे से पॉइंट हैं जहां पर गलतियां हो सकती हैं। आपके माइंड में सब कुछ सही चल रहा होगा, लॉजिकली सब कुछ सही चल रहा होगा, ये गलती, कंप्रेशन वाली गलती, इनिशियल स्प्रिंग की एनर्जी को इग्नोर करने वाली गलती, बोलो बच्चा ठीक है? अभी समझ में आया क्वेश्चन? 3 फेजेस में हो रही है। यस सर। और ये इम्पल्स अप्रोक्सीमेशन, सो आगे से ध्यान रखेंगे, कोलिजन का टाइम इतना छोटा होता है कि उस टाइम पर स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स, और कभी कभी फ्रिक्शन की फोर्स को भी आप अवॉइड करोगे। अगर फ्रिक्शन होगा तो भी अवॉइड हो जाएगा वो। अगर फ्रिक्शन लग भी रहा होगा ना तो भी हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज उस टाइम पर फ्रिक्शन बहुत छोटा होगा। अच्छा, फ्रिक्शन वाला केस थोड़ा डाउटफुल होता है एक्चुअली, कभी कभी फ्रिक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, कभी कभी फ्रिक्शन अवॉइड नहीं कर पाते।
तो वो एक सेपरेट डिस्कशन होगा। फ्रिक्शन थोड़ा सा वैसे भी हमेशा से कंफ्यूजिंग फोर्स रहा है, कोलिजन के टाइम पर भी वो कंफ्यूजिंग ही है। मतलब फ्रिक्शन को बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत हैं। सर सर ये जो एक्साई सर कंप्रेशन है सर, ये तो कोलिजन के पहले होगा ना सर? कोलिजन के बाद तो ये एक्साई से कम हो जाएगा, तो सर इनिशियली में हम लोग एक्साई क्यों लेंगे? क्योंकि हम लोग आफ्टर कोलिजन की बात कर रहे हैं। जस्ट आफ्टर कोलिजन लिया है, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन में ब्लॉक बी ने कोई मोशन नहीं किया होगा। देखिए कोलिजन का मतलब क्या होता है, बिना अपनी लोकेशन को चेंज किए वेलोसिटी अचानक से बदल जाना। ओके सर। ये है कोलिजन की डेफिनेशन, कि उसी जगह पे आप बी वाली बॉडी जिस प्लेस पर थी वहीं पर रही, लेकिन अचानक से वेलोसिटी बदल गई। ये है फिनोमेना कोलिजन का। चेंज इन पोजीशन नहीं होता, चेंज इन वेलोसिटी होता है। ओके सर। राइट, हाँ, इसी को इम्पल्सिव फोर्स कहा गया है, इम्पल्सिव फोर्स। थैंक यू सर। ठीक है बच्चे, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपके यहाँ पर? हाँ जी सर, इसमें स्प्रिंग के पास अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्प्रिंग के अभी मास दे दें। नहीं यार, मास ले क्या बात कर रहे हो यार, अभी इतना ही क्वेश्चन हम लोगों से नहीं हो रहे। मास वाली स्प्रिंग नहीं आती कभी, उस सिलेबस के बाहर है आपके। किसी किताब में मिल जाए मैं नहीं बता, बिकॉज किताब में तो उल्टी सीधी चीजें बहुत हैं। मतलब जो मार्केट्स की बुक्स हैं और इधर उधर के जो पैकेजेस हैं वो तो इतना उल्टा सीधा भरा पड़ा है कूड़ा करकट के, आप वो लगाओगे तो। मेरा फिर बोल रहा हूँ आपको, जितने एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं आज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके बियॉन्ड सिंगल न्यूमेरिकल कभी नहीं आएगा, कभी नहीं है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा इसके बियॉन्ड। हर तरीके का क्वेश्चन कवर है नहीं बच्चा, इसको इसीलिए इसको ध्यान से करना। ये हो गया आपके दो तरीके के क्वेश्चन, इलास्टिक और इन इलास्टिक का। अब एक ये बचा है जिसमें से पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक है, पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसको अब रोक लेते हैं बिकॉज टाइम खत्म हो रहा है, इसमें ज्यादा करेंगे तो फिर ना, इसके भी क्वेश्चंस करेंगे अभी, इसके भी अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। बट फिलहाल आप इतने वाले लेवल पे बताओ, है ना, इस वाले क्वेश्चंस में बताओ, यहाँ तक के क्वेश्चंस में कुछ क्लैरिटी बनी है कि नहीं बनी है, कि ज्यादातर न्यूमेरिकल 3 फेजेस में डिवाइडेड है, ज्यादातर क्वेश्चन देखोगे आप, है ना। और अगर आप इसको ब्रेक करके करोगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, तो ये हो सकता है कि कोलिजन के अलावा आपके जो पुराने चैप्टर्स हैं उनका कुछ यूज हो रहा हो। मतलब कहीं जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, कहीं पेंडुलम का यूज हो रहा है, कहीं पर स्प्रिंग वाला यूज हो गया, एनर्जी कंजर्वेशन यूज हो गई। ये सब हो सकता है क्वेश्चन में, और यही सब इन क्वेश्चंस को डिफिकल्ट कर देगा। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका यही है। सर हाँ जी सर, वो वाला क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेंगे जो पेपर में दिया था टेस्ट में, स्प्रिंग कट कर रहे थे सर, उसका थर्ड पार्ट। एक सेकंड चलो, एक मिनट पहले बता रहे हैं इसको, तो अब आगे डिस्कस करेंगे, तो रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप कर देते हैं।